Hello, my dear students. This is Saloni Pandey, your psychology educator, and I welcome you all to your favorite channel, Magnate Brains, जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। सो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेल बीइंग फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 3 मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। सो एज यू ऑल नो, आपकी क्लास 12 साइकोलॉजी से चैप्टर नंबर 3 मीटिंग लाइफ चैलेंजेस हम डिस्कस कर रहे थे और इसी के साथ में हम हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर आ चुके हैं, दैट इज नथिंग बट प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेल बीइंग। सो हमारे पूरे चैप्टर में हमने डिस्कस किया स्ट्रेस के बारे में कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे हमारे लिए चैलेंजिंग बनता चला जाता है, स्ट्रेस के कितने टाइप्स होते हैं, स्ट्रेस के क्या सारे इफेक्ट्स होते हैं, फिर स्ट्रेस के साथ में कैसे कोपिंग किया जाता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या होती हैं, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। आई होप सो आपने सभी प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए हैं और अब तक हमने हमारे इस पूरे चैप्टर के अंदर जो भी पढ़ा है दैट इज क्लियर टू यू। इसी के साथ में अब हम आ गए हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 3, जो कि है प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग। अब हमने स्ट्रेस के बारे में तो जाना, पर स्ट्रेस के अलावा मतलब स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जब एक पर्सन होता है तो उसकी हेल्थ, उसकी मेंटल पीस, हर एक चीज़ पर बात आ जाती है, मतलब कि उसकी लाइफ बहुत ही चैलेंजिंग हो जाती है। ऐसे सिचुएशंस में कैसे हम एक पॉजिटिव या एक तरीके से वेल बीइंग एक पर्सन का, उसकी पॉजिटिव हेल्थ प्रमोट कर सकते हैं कि वो हेल्दी रहे, हैप्पी रहे और भी बहुत सारी चीज़ें, उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहे, उसकी लाइफ स्टाइल में क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो ये सब कुछ कैसे किया जा सकता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज लेक्चर ओनली। यानी कि इस एक टॉपिक के अंदर, मतलब इस एक लेक्चर के अंदर हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं। मैं फटाफट से बता देती हूँ कि हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे। तो पॉजिटिव हेल्थ और वेलबींग के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी स्ट्रेस रेसिस्टेंट पर्सनैलिटी। वो पर्सनालिटीज कौन सी होती हैं जो स्ट्रेस को रेसिस्ट करती हैं, यानी कि जो स्ट्रेस को अपने अंदर आने से रोकती हैं। लाइफ स्किल्स, आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसके थ्रू आप एक पॉजिटिव बिहेवियर रख सकते हो और वो पॉजिटिव बिहेवियर आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगा और आपको स्ट्रेस नहीं होने देगा। असर्टिवनेस, जो कि एक स्किल होता है, अगेन जो आपको स्ट्रेस जैसी चीज़ों से दूर रखता है, तो वो कैसे किया जा सकता है। टाइम को कैसे मैनेज करना है। रेशनल थिंकिंग क्या एक चीज़ होती है, तो कैसे आप अपने थॉट प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा रेशनल, बहुत ही रीजनेबल इन द सेंस कि जिसमें रीज़न हो, जिसमें कुछ आप बात कर रहे हो तो उसका कोई मीनिंग हो, ऐसा ना हो कि आप मीनिंगलेस बातें करते हो या आपके थॉट्स मीनिंगलेस हो। सो दैट काइंड ऑफ थिंकिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर। रिलेशनशिप्स को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, अगेन जो कि स्ट्रेस होने का बहुत बड़ा कारण होते हैं, मतलब रिलेशनशिप्स, तो कैसे उनको इंप्रूव कर सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। सेल्फ केयर, दैट इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन टुडेज सिनेरियो, कि सेल्फ केयर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम आजकल बात करते हैं मी टाइम की, सुना है आपने कभी? वी टॉक अबाउट मी टाइम। मी टाइम के बारे में आपने सुना होगा। मी टाइम का एक चीज होती है जहां पर हम अपने बारे में सोच रहे, मतलब हम अपने लिए टाइम निकाल रहे होते हैं, अपनी केयर कर रहे होते हैं, क्योंकि अगेन वही चीज कि अगर आप अच्छे हो तो आप सारी चुनौतियों को, आप अपने सारे चैलेंजेस को लाइफ में फेस कर सकते हो। तो सेल्फ केयर वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। देन वी विल टॉक अबाउट ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स। वो चीजें जो हमारी लाइफ में होती हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे लिए सही नहीं होती हैं, तो जो ऐसी अनहेल्पफुल हैबिट्स होती हैं हमारी लाइफ में, हम उनको कैसे अपने से दूर कर सकते हैं और उन्हें दूर करके अगेन हम स्ट्रेस से दूर हो जाएंगे। वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, कि पॉजिटिव हेल्थ को इन सारी चीज़ों के थ्रू हम कैसे डेवलप कर पाएंगे। और इसी के साथ में हम बात करेंगे डाइट की। ओके, सो बहुत सारे टॉपिक्स हमको कवर अप करने हैं। एक्सरसाइज की बात हम यहाँ पर करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव थिंकिंग। तो पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सोशल सपोर्ट। तो इतने सारे टॉपिक्स को हमको इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है। उसमें हम इन सारी चीज़ों की बातें करेंगे कि कैसे इन चीज़ों के थ्रू हम पॉजिटिव हेल्थ वेलबींग को प्रमोट कर सकते हैं और कैसे ये चीज़ें हमको स्ट्रेस से दूर रखेंगी, है ना। कैसे ये सब कुछ हमको स्ट्रेस से दूर रखेगा, और जब ऑब्वियसली हम स्ट्रेस से दूर रहेंगे तो हम हेल्दी भी रहेंगे, हमारा वेलबींग भी अच्छा रहेगा, हम एक अच्छी लाइफ लीड करेंगे।
आई होप सो एक ओवरव्यू, एक इंट्रोडक्शन इस पर्टिकुलर लेक्चर का आपको क्लियर हो गया है और चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर है, तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ये आपके लिए काइंड ऑफ एक मोटिवेशन भी होगी जो आपको स्ट्रेस जैसी चीज़ों से दूर रखेगा। किसी तरह का कोई टेंशन या कुछ भी ऐसी चीज़ें आपको होती होंगी तो आप उन चीज़ों से दूर रहोगे एंड एक हेल्दी हैप्पी लाइफ जी पाओगे। क्लियर? सो आई थिंक अब हमको इस लेक्चर को स्टार्ट करना चाहिए और इसके अंदर जो भी सारी चीज़ें हमको दी गई हैं उनके बारे में हमको बात करनी चाहिए और कैसे स्ट्रेस से रेसिस्ट किया जा सकता है उसकी भी बात की जानी चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ it is unlikely that we will go through life without some experience of personal circumstances, acute pressure for a while. क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपनी इस पूरी लाइफ में या आप अपनी इस पूरी लाइफ को बिना किसी दिक्कत परेशानी के जी लो? लाइक मतलब एक जब बच्चे का जन्म होता है तो वहां से लेके उसकी डेथ तक उसकी पूरी लाइफ में उसको किसी तरह का कोई प्रेशर ना हो, किसी तरह की कोई टेंशन ना हो, कोई भी ऐसी चीज जो उसको फील ही ना होती हो, मतलब काइंड ऑफ टेंशन, काइंड ऑफ स्ट्रेस वाली चीज। क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। मैंने कहीं तो भी सुना था किसी मोटिवेशनल थिंकर से कि ये जिंदगी है, ठीक है, ये जिंदगी है, इसीलिए इसमें प्रॉब्लम्स भी होंगी, चैलेंजेस भी होंगे और ढेर सारी कठिनाइयां भी होंगी। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी डेथ हो गई है तो उसको तो कुछ फील ही नहीं होता, तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम, क्या प्रेशर, क्या ऐसी चीजें। हम सब इस लाइफ को जी रहे हैं, हम सब जिंदा हैं, है ना, और इसीलिए जिंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती ही होती हैं, हमको जस्ट उनको टैकल करना होता है। राइट? सो सेम वे में जब हम एक लाइफ जी रहे होते हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसमें कोई प्रेशर, उसमें कोई टेंशन, उसमें कोई स्ट्रेस जैसी चीज हो ही ना। सो ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ योर लाइफ और पार्ट ऑफ योर जिंदगी। फाइन। सो मैनी पीपल सेल थ्रू एंड रीबिल्ड देयर लाइफ्स वेरी पॉजिटिवली। अब कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, वो अपनी लाइफ में हर एक चीज को पॉजिटिवली देखते हैं, जो भी उनकी लाइफ में हो रहा होता है दे जस्ट डाइव इनटू कि हाँ जो भी होगा कुछ अच्छा होगा, देयर इज समथिंग पॉजिटिविटी दैट इज बिहाइंड एनीथिंग दैट इज हैपनिंग इन देयर लाइफ. They are likely to have constructive attitudes and also have lots of emotional and social support of various kinds available to them. अब जो लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहते हैं उनका एक कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड होता है. आई थिंक हम कुछ कुछ चीजों को नोट करते चलते हैं तो हमको क्लैरिटी मिलती जाएगी. ठीक है, देखो सपोज एक पर्सन बना लेती हूं मैं. ठीक है, ये देखो एक नया पर्सन बनाना सीखा है मैंने. ठीक है, अब आप लोग को पता ही है कि मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है, तो मान लो कि ये एक पर्सन है. ठीक है, ओके. अब ये जो पर्सन है अपनी लाइफ में बड़ा ही पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस है कि अगर ये हंस रहा है या गुस्सा कर रहा है ये नहीं समझ में आ रहा, चलो ऐसे कर लेते हैं. हाँ, अब ये जो पर्सन है ये अपनी लाइफ में बड़ा ही पॉजिटिव है, और जब ये अपनी लाइफ में पॉजिटिव है तो ये हर एक चीज में पॉजिटिविटी देखता होगा. इसका जो एटीट्यूड है ना वो बड़ा ही कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड? एनीबडी कैन टेल मी कि कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड क्या होता है? आप में से कोई भी कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है कि ये कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड क्या होता है. देखो, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि आपका जो एक आउटलुक होता है ना चीजों को लेके, वो बड़ा ही कंस्ट्रक्टिव है. इन द सेंस कि कोई भी चीज हो रही है तो आप हमेशा उसके पीछे रीजंस जानने की कोशिश करोगे, आप हमेशा चीजों को समझने की कोशिश करोगे, फैक्ट्स देखोगे, और ओवरऑल थिंकिंग आपकी चलनी चाहिए हर एक चीज में. यहां पर जो उस पर्सपेक्टिव में उसको यूज किया जा रहा है कि उस पर्सन के अंदर बड़ा ही कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड है, बहुत सारे इमोशंस भी हैं और सोशल सपोर्ट भी है. तो इमोशनल और सोशल सपोर्ट इस पर्सन के पास में क्या है? इमोशनल एंड social support. Now I hope you understand कि what is emotional and social support. तो जो आपको इमोशनली अपने इमोशंस को, दूसरे के इमोशंस को भी समझते हैं और साथ ही साथ में सोसाइटी के अंदर एक अच्छी लाइफ लीड कर रहे होते हैं जहां पर इनके इंट्रापर्सनल रिलेशंस बहुत अच्छे हो रहे होते हैं, इंटरेक्ट बहुत इजीली अच्छे से लोगों के साथ में कर पाते हैं, फैमिली का सपोर्ट होता है, फ्रेंड्स का सपोर्ट होता है. तो उस तरह के लोगों की बात यहाँ पर हो रही है. Now, when we find ways of managing these pressures and can use the energy to create something positive out of this situation, then we will have learned to survive healthily, and this will leave us more stress fit for future crisis. So, it is like being immunized against the dangers of unhealthy stress.
तो जब भी हम लाइफ में पॉजिटिव होते हैं तो हम अपनी लाइफ में आ रहे सारे टेंशन, सारे स्ट्रेस, सारे प्रेशर्स को बहुत ही क्रिएटिवली रिजॉल्व कर पाते हैं। और जब हम ये कर पाते हैं कि जब हम टेंशन, चैलेंजेस और इन सारी चीज़ों को फाइट कर पाते हैं लाइफ में, तो कहीं ना कहीं एक हेल्दी लाइफ हम जी रहे होते हैं, जहाँ पर हमारी लाइफ में अगर कोई फ्यूचर में स्ट्रेस वाली सिचुएशन आएगी भी तो भी हम उसको इजीली टैकल कर पाएंगे। एक एग्जांपल आप लोगों से रिलेटेड, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स, आपके लिए एग्जाम्स जो होता है वो मेनली हमारे लिए प्रेशर वाली चीज़ होती है जब भी एग्जाम्स हमारे आते हैं। तो अगर आप उन एग्जाम्स को लेके पॉजिटिव रहते हो कि इट इज़ अ काइंड ऑफ टेस्ट ऑफ मी, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत महान रही हूँ, लेकिन मेरा ऐसा होता था कि देखो, मैं जितना पढ़ के जाती थी, ठीक है, बहुत बार ऐसा हुआ है जब पढ़ने का टाइम भी नहीं मिला है मुझे। लाइक मेरे जब 12th बोर्ड के एग्जामिनेशंस थे तो मेरी कज़न की शादी थी, तो उस एक टाइम पर मुझे प्री बोर्ड्स में तो मेनली पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला था बिल्कुल भी, क्योंकि हम लोग प्री बोर्ड से भी घबराते हैं, हम बोर्ड से जितना घबराते हैं हम प्री बोर्ड से भी उतना ही घबराते हैं। तो उस टाइम पे मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिला था। बट आई वॉज लाइक कि जो एग्जाम्स होते हैं ना वो हमारा टेस्ट होते हैं कि मैंने साल भर इतना पढ़ा तो मैं उसमें कैसा परफॉर्म कर पा रही हूँ। तो मेरे पास में अगर कुछ ऐसा ऑप्शन भी होता था ना कि मैं इजीली चीटिंग कर सकती हूँ, तो मैं उस टाइम पर चीटिंग नहीं करती थी। हाँ, एक आध एमसीक्यू पूछना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन मैं वो भी नहीं करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं किसी से पूछ के चीटिंग करके अपने एग्जाम में आंसर लिख रही हूँ, सो दैट इज समथिंग कि मैं अपने आप को ही चीट कर रही हूँ। जो भी आता है, जितना भी आता है, जितने भी मार्क्स मिलेंगे, इट विल बी ओके फॉर मी। क्लियर। तो मैं ऐसे सोच के चलती थी, और जब भी एग्जाम्स वगैरह आते थे तो अच्छे से पढ़ाई करती थी। डर मुझे भी लगता था, लेकिन ऐसा होता था कि नहीं, पढ़ना है, पढ़ लूंगी तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं पढ़ूंगी तो कहीं ना कहीं फेल हो सकती हूँ, तो बेटर है कि पढ़ाई कर ली जाए। और पूरा स्केड्यूल और ये सारी चीज़ें बना के अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती थी। हम में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो डरते हैं बहुत ज़्यादा, सिर्फ डरते ही हैं कि पता नहीं कैसा जाएगा, कैसा नहीं जाएगा, और बहुत नेगेटिव हो जाते हैं एग्जाम्स को लेके। बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब आप कभी केसेस वगैरह पढ़ोगे, सो एग्जाम के डर की वजह से कुछ स्टूडेंट सुसाइड तक कर लेते हैं। क्लियर। तो लाइफ में टेंशन, प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें आएंगी, बट अगर आप उसको पॉजिटिवली देखते हो, पॉजिटिवली आप उसको रिजॉल्व करते हो, अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहते हो, तो आप हर एक स्ट्रेस, हर एक सिचुएशन को आप फाइट कर सकते हो, है ना। और तभी फ्यूचर में अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती भी है तो यू आर फिट फॉर इट, कि आप इजीली उससे फाइट कर पाओगे। तो इट इज लाइक कि आपने अपने आप को किसी भी तरह के डेंजर से ऑलरेडी प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो हमको नहीं पता होता है एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, बट जस्ट फॉर आवर सेफ्टी हम हेलमेट पहन के रखते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी लेके निकलेंगे तो एक्सीडेंट होगा ही होगा, बट फॉर आवर सेफ्टी पहले से ही हम हेलमेट पहन के रखते हैं। तो दैट इज अ काइंड ऑफ थिंग कि अगर आप लाइफ में पॉजिटिव रहते हो तो जब भी कोई स्ट्रेस आएगा, सो यू कैन फाइट विथ इट। क्लियर। तो पॉजिटिव लाइफ या पॉजिटिव हेल्थ और वेलबींग का एक जो सबसे मेजर पार्ट है वो है पॉजिटिव रहना। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव हो तो आप बहुत सारे डेंजर्स को रेसिस्ट कर सकते हो। क्लियर। तो एक पॉइंट हमने डिस्कस किया, एंड दैट इज व्हाट, पॉजिटिव। क्लियर। मैं इसको एक बॉक्स में कर देती हूँ और मैं बाकी चीज़ों को यहाँ से इरेज कर दूंगी। ओके, सो दैट्स पॉजिटिव, फाइन। बाकी आई थिंक क्लियर टू यू, तो मैं उन चीज़ों को इरेज कर दूंगी यहाँ से। ओके, इसके हाथ थोड़े से छोटे छोटे कर देती हूँ। क्लियर। और जितने भी पॉइंट्स हमारे होते जाएंगे तो वो मैं यहाँ पर नोट करती जाऊंगी। ओके, देखो नाउ, स्ट्रेस रेसिस्टेंट पर्सनालिटी। अब देखो ये कौन होते हैं। Recent studies by Kobasa have shown that people with high levels of stress but low level of illness share 3 characteristics which are referred to as the personality traits of hardiness. अब देखो ये क्या है। कोबासा ने एक स्टडी कंडक्ट करी और उन्होंने कहा कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है लेकिन इलनेस का लेवल उनके अंदर कम रहता है, मतलब ज़्यादा बीमार नहीं रहते हैं लेकिन स्ट्रेस उनके अंदर अच्छा खासा होता है, ठीक है। मान लो स्ट्रेस इतना है बट लेवल ऑफ इलनेस इज ओनली दिस मच। क्लियर। तो उन्होंने इस तरह के लोगों के अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन्होंने बताया, ठीक है। जो लोग टेंशन, स्ट्रेस तो बहुत लेते हैं, या स्ट्रेस जिनके अंदर हाई लेवल्स होता है लेकिन लो लेवल्स इलनेस होता है, तो उनके अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमको उनकी पर्सनालिटी में देखने को मिलते हैं। और इस तरह की पर्सनालिटी को उन्होंने कहा है पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ हार्डीनेस। तो इसमें वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं और उसे वो बोलते हैं 3 C's। 3C. First C is commitment, second is control, and third is challenge. Commitment, control, and challenge. देखो, hardiness is a set of beliefs about oneself
द वर्ल्ड एंड हाउ दे इंटरेक्ट। हार्डीनेस क्या है? एक काइंड ऑफ बिलीफ होता है अपने आप को लेके, वर्ल्ड को लेके, और कैसे हम इस वर्ल्ड से इंटरेक्ट करते हैं। तो वो जो हमारे बिलीफ्स होते हैं उसको यहाँ पर वो हार्डीनेस बोल रहे हैं, ठीक है। इट टेक्स शेप एज अ सेंस ऑफ पर्सनल कमिटमेंट टू व्हाट यू आर डूइंग, अ सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर योर लाइफ एंड अ फीलिंग ऑफ चैलेंज। देखो, कमिटमेंट टू व्हाट यू आर डूइंग, अ सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर योर लाइफ एंड अ फीलिंग ऑफ चैलेंज। हार्डीनेस का मतलब यहाँ पर क्या एक चीज है कि आप अपने आप से और इस वर्ल्ड के साथ में किस तरह से इंटरेक्ट करते हो। तो जब भी आप इस वर्ल्ड के साथ में इंटरेक्ट करोगे तो आपका एक कमिटमेंट होगा कि आपको क्या करना है और क्या चीज नहीं करना है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपने कमिट करके रखा हुआ है कि आपको क्या करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जो भी बनना चाहते हो अपनी लाइफ में, जो भी आपका एम है, मान लो आपको पायलट बनना है ना, तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आपने अपने आप को एक कमिटमेंट दिया कि मैं पढ़ाई करूंगा और मैं ऐसी चीजें जैसे सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, मैं इनको बिल्कुल भी नहीं लूंगा। तो खुद से एक कमिटमेंट कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो कमिटमेंट टू व्हाट यू आर डूइंग। एक सेंस ऑफ कंट्रोल अपनी लाइफ के ऊपर कि क्या चीज मेरे लिए सही है तो मैं वही करूं, जो चीज मेरे लिए सही नहीं मैं उसको ऑलरेडी ना ही करूं। जैसे मैंने आपको एक स्मोकिंग का एग्जांपल दिया, तो एक अपनी लाइफ में कंट्रोल बना के रखना है कि आपको क्या चीज करनी है लाइफ में, क्या चीज नहीं करनी है। लाइक होता है ना कि हमारी लाइफ के अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और हम उन्हीं प्रिंसिपल्स पर चलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी की लाइफ का प्रिंसिपल है कि वो हमेशा जो सच होगा वही बोलेगा, जो झूठ होगा वो कभी बोलेगा ही नहीं। क्लियर? सो दैट अ काइंड ऑफ हार्डीनेस दैट वी पीपल डू। ओके, तो एक काइंड ऑफ बिलीफ जो हम अपने आप से रखते हैं और इस वर्ल्ड में जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो हमारे कुछ अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। तो हमको क्या करना है या क्या चीज हम कर रहे हैं, और एक सेंस ऑफ कंट्रोल हमारी लाइफ के ऊपर, और एक फीलिंग ऑफ चैलेंज। क्लियर? तो ये तीनों चीजें हमारी लाइफ के अंदर होती हैं। लाइक आप अपनी लाइफ को रख के देख लो, ठीक है, सब अपना अपना एग्जाम्पल ही ले लो कि जब जस्ट अभी कुछ नहीं सोचना है, अभी फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल कुछ नहीं सोचना है, जस्ट अपने बारे में सोचो, सिर्फ अपने बारे में। और आप ये चीज देखो कि हम सब, आप अपनी ही बात कर लो, ठीक है, कि आप क्या चीज कर रहे हो, इसका एक कमिटमेंट आप खुद से करते हो। जैसे आपको पढ़ाई करनी है तो वो एक कमिटमेंट आपसे खुद से रहेगा कि मुझे ये चीज करनी है तो करनी है। सो अ पर्सनल कमिटमेंट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। एक कंट्रोल आप अपनी लाइफ के ऊपर रखते हो कि क्या चीज आपके लिए सही है तो आपको करना है, क्या चीज नहीं है तो आपको नहीं करना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कल को आपका फ्रेंड आपको एक सिगरेट ऑफर कर दे तो आपका एक वो सेल्फ कंट्रोल होगा कि नहीं, मुझे ये चीज नहीं करनी है। क्लियर? मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको, लेकिन उसमें सारी लाइफ की चीजें आ जाती हैं। और एक फीलिंग ऑफ चैलेंज, जैसे मान लो आपने पायलट बनने का सपना देखा है तो वो बहुत ही एक चैलेंजिंग जॉब भी है और उस वहां तक पहुंचना भी बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन आपने अपने आप को वो चैलेंज दिया कि मुझे ये चीज करनी है। क्लियर? तो इसीलिए उसको उन्होंने क्या कहा है, पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ हार्डीनेस। और ये जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं हार्डीनेस के, इसमें तीन चीजें आती हैं। क्या क्या? तो कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज। क्लियर? तो स्ट्रेस रेसिस्टेंट पर्सनालिटी के बारे में कोबासा ने क्या एक चीज कही है वो अभी आपको यहां पर समझना है पहले। क्लियर हो गया? इसको थोड़ा सा नोट करवा देती हूं तो आपको याद भी रहेगा। ये देखो, जस्ट राइट कोबासा, पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ hardiness. Hardiness is a set of beliefs about oneself and the world that we interact. Now these are of three types, right? So number one is commitment. Commitment of what you are doing and control over your life and a feeling of challenge. ठीक है? तो ये क्या है? 3C. क्लियर? इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना यहां तक? ओके, सो इसकी बात जो है कोबासा करते हैं आगे। स्ट्रेस रेसिस्टेंट पर्सनालिटीज हैव कंट्रोल विच इज अ सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन इन लाइफ, कमिटमेंट टू वर्क, फैमिली, हॉबीज एंड सोशल लाइफ, एंड चैलेंज दैट इज दे सी चेंजेस इन लाइफ एज नॉर्मल एंड पॉजिटिव रादर देन एज थ्रेट। तो वो ये बोलते हैं ऐसी जो पर्सनालिटीज होती हैं, देखो
वो जिसकी बात कर रहे हैं ना कि पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ हार्डीनेस, तो जिसके अंदर ये हार्डीनेस की क्वालिटी होती है या पर्सनालिटी होती है, जो कमिटमेंट, कंट्रोल, चैलेंज तीनों को अपनी लाइफ के अंदर रखते हैं, वो किस तरह के लोग होते हैं? उनका कंट्रोल होता है, कंट्रोल कि वो अपनी लाइफ को किसी एक डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, है ना, कि आपको अपनी, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फैमिलीज आपको बताती होंगी ना कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, या ये काम अच्छा होता है लेकिन ये काम अच्छा नहीं होता। हमारे अंदर कुछ थॉट्स होते हैं कुछ चीज़ों को लेके कि दिस वर्क इज़ नॉट गुड बट दिस वर्क इज़ गुड, तो वो आपका एक अपना कंट्रोल होता है और आप उसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हो लाइफ में। आपका अपना कमिटमेंट होता है अपने काम को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अपनी हॉबीज को लेके, अपनी सोशल लाइफ को लेके। आप लाइफ में चैलेंजेस को ऐसे लेते हो कि चैलेंजेस, मतलब लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो नॉर्मल होते हैं, और जो भी चैलेंज है वो एक पॉजिटिव है। मतलब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, 12th क्लास में बोर्ड एग्जामिनेशंस होने हैं, तो उसके बाद में ही आपका कॉलेज डिसाइड होगा। तो अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तो ही अच्छा कॉलेज मिलेगा, नहीं आएंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है कि अच्छे मार्क्स लेके हमने अच्छे से पढ़ाई करनी है, बाकी चाहे लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, है ना, ये एक चैलेंज होता है हमारे लिए। तो अगर हम उस चैलेंज को वैसे लें कि हाँ ये हमारे लिए एक मतलब मौका होता है कि यहाँ से हमको हमारी लाइफ के आगे के फेजेस को भी डिसाइड करना है, तो हमको यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस देनी ही होगी, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो कहीं ना कहीं हम उसको क्रॉस कर लेंगे उस एक चैलेंज को। लेकिन अगर हम उसको ऐसे सोच के बैठ जाते कि नहीं 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 हमको तो इतना स्ट्रेस हो गया है, हम कैसे एग्जाम्स देंगे, कैसे क्या करेंगे, तो फिर आपके अंदर वो चैलेंज वाली जो चीज़ है वो शायद नहीं है। तो एक पर्सन ऐसा होता है ना जो लाइफ में चैलेंजेस को फेस करता है कि ठीक है अगर मेरी लाइफ में कुछ चेंज आया है या मेरी लाइफ में कोई चीज़ नहीं हुई है तो दैट इज नॉर्मल। लाइफ में चेंजेस आते हैं, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी आपका बहुत अच्छा टाइम आएगा, कभी आपका बुरा टाइम भी आ सकता है ना। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड दैट इज पॉजिटिव। अगर इस तरह से आप अपनी लाइफ को देखते हो तो कहीं ना कहीं आप एक स्ट्रेस रेसिस्टेंट पर्सनालिटी हो। स्ट्रेस रेसिस्टेंट पर्सनालिटी मतलब जो लोग अपनी लाइफ को कमिटमेंट, कंट्रोल, चैलेंज के बेसिस पर चलाएंगे, जिनके अंदर ट्रेट्स ऑफ हार्डनेस होंगे, वो लोगों के पास में स्ट्रेस ऑलरेडी नहीं आएगा, क्योंकि वो अपनी लाइफ को कंट्रोल भी करके रखते हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो नेगेटिव इमोशंस आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। चैलेंजेस को जब वो पॉजिटिवली लेंगे तो ऑब्वियस है कि नेगेटिव थॉट्स यहाँ पर आएंगे ही नहीं, और वो अपनी लाइफ को कमिट भी करके रखे हुए हैं अपनी चीज़ों से, तो वो उस कमिटमेंट को भी फॉलो करते हैं, है ना। तो अगेन की स्ट्रेस जैसी चीज़ें उनको होंगी ही नहीं, और स्ट्रेस अगर आएगा भी लाइफ में तो वो उसको रेसिस्ट कर लेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो कोई एक एक्स पर्सन है, ठीक है, इसकी कहीं पर एक बहुत अच्छी जॉब लगने वाली थी, लेकिन इसकी फैमिली में किसी की भी डेथ हो गई, जिसकी वजह से ये इस जॉब को लेने नहीं जा पाया और इसको और रुकना पड़ा। अब उसके बाद में इसको एक जॉब मिली, ठीक है, इसको किसी भी कंपनी में या कहीं तो भी एक जॉब मिली, या फॉर एग्जाम्पल जो भी इसकी पसंद की जॉब थी उससे कुछ रिलेटेड इसको मिल गई, और इसकी सैलरी भी अच्छी थी, इसको पे भी अच्छा किया जा रहा था, ठीक है। यहां से इसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, इसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और इसको इसकी ड्रीम जॉब मिल जाती है। मतलब लाइफ में जो ये करना चाहता था इसको वो मिल जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे अगर ये जॉब लेने चला जाता तो शायद इसको 50,000 पर मंथ मिलता, लेकिन यहाँ जो उसकी जॉब मिली तो उसको 30,000 पर मंथ मिल रहा था। लेकिन यहाँ से उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपनी ड्रीम जॉब जो वो चाहता था बचपन से, जो उसका सपना था, वो पूरा हो गया। तो उसका ड्रीम जॉब तो उसको मिल गया, शायद जो यहाँ पर नहीं मिलने वाला था, लेकिन कुछ हर्डल्स आए, ठीक है, और उन हर्डल्स को पास करके फिर वो अपनी ड्रीम जॉब तक पहुंच पाया। अगर यहाँ पर वो ऐसे सोच लेता कि नहीं मुझे ये 30,000 की जॉब नहीं करनी है, या मुझे यहाँ पर काम ही नहीं करना है, मुझे लाइफ में अब तो सब कुछ खत्म ही हो गया है, मुझे वो वाली जॉब तो मिली नहीं जो मिल रही थी, तो अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो इसको स्ट्रेस हो जाएगा। लेकिन अगर ये उस चैलेंजिंग सिचुएशन को पॉजिटिव लेते हुए लाइफ में आगे बढ़ता रहेगा तो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी होगा और उसको स्ट्रेस भी नहीं होगा। क्लियर? तो हमारी पर्सनालिटीज भी स्ट्रेस रेसिस्टेंट पर्सनालिटीज होनी चाहिए, जहां पर हम अपनी लाइफ में एक कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3C बना के रखें, दैट इज कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज। तो अगर ये तीनों चीजें चलती रहेंगी तो हमको लाइफ में स्ट्रेस नहीं होगा। एवरीवन डज नॉट हैव दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। Many of us have learned or relearned specific life skills in areas such as rational thinking, assertiveness, to equip ourselves better to cope with the demands of everyday life, etc. मतलब ये है कि ये जो स्किल्स हैं या ये जो स्ट्रेस रेसिस्टेंट पर्सनालिटी है ये सबकी नहीं होती, राइट?
ये कुछ कुछ लोगों के अंदर होती है, और बाकी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इसको रीलर्न करते हैं, वापस से अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ों को सीखते हैं जिसके थ्रू वो स्ट्रेस जैसी चीज़ों को दूर रख सकें, जैसे कि असर्टिवनेस हो गया, रेशनल थिंकिंग हो गया। तो इन चीज़ों को सीख के फिर वो सीखते हैं कि कैसे स्ट्रेस को अपनी लाइफ से दूर रखना है। क्लियर? तो इसीलिए हमारी पर्सनालिटीज कैसी होनी चाहिए? स्ट्रेस रेसिस्टेंट। क्लियर? तो इसमें एक और ऐड कर लेते हैं हम, ठीक है, पॉजिटिव के साथ साथ वन मस्ट हैव स्ट्रेस रेसिस्टेंट पर्सनालिटी। क्लियर? तो क्या होनी चाहिए आपकी? स्ट्रेस रेसिस्टेंट पर्सनालिटी। फाइन, इसके थ्रू आप स्ट्रेस को क्या कर सकते हैं? अपनी लाइफ से दूर रख सकते हैं और एक पॉजिटिव लाइफ और एक हैप्पी हेल्दी लाइफ आप लीड कर सकते हो। क्लियर? समझ में आया ये या नहीं आया तो बताओ मुझे। क्लियर है ना? स्ट्रेस रेसिस्टेंट बेसिकली क्या ऐसी चीज़ है जहां पर स्ट्रेस को आपको अपनी लाइफ से दूर रखना है, और उसके लिए कोबासा के ये पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ हार्डनेस आपको ध्यान में रखना है। एक बार रीड करो, अगर समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं लाइफ स्किल्स की। तो ऐसी कौन सी लाइफ स्किल्स हैं जो स्ट्रेस को हमारी लाइफ से दूर रखती हैं? तो देखो, life skills are abilities for adaptive and positive behavior that enable individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life. Life skills वो abilities होती हैं जो कि adaptive और positive behavior को एक individual के अंदर बनाए रखती हैं। मतलब कि आप किसी तरह के circumstance या किसी भी तरह की situation में होते हो तो आप वहाँ पर इजीली अडेप्ट कर पाते हो, आप उस जगह को अपना बना पाते हो, उस जगह को समझ पाते हो, या लाइफ में कोई चेंज आ रहा है तो उस चेंज को आप समझ पाते हो, आप अपने बिहेवियर को पॉजिटिव रखते हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जब आपके अंदर होंगी तो आप अपनी एवरीडे लाइफ की डिमांड्स को, चैलेंजेस को इफेक्टिवली डील कर पाओगे। एवरीडे लाइफ की डिमांड्स क्या चीज़ें होंगी? तो आपकी लाइफ जो आपसे डिमांड करती है, आपकी लाइफ में आप जो चीज़ें चाहते हो, है ना, जो आप करना चाहते हो, तो दोज आर द डिमांड्स ऑफ योर लाइफ, तो आप उन्हें फुलफिल कर पाते हो अगर आप एक पॉजिटिव और एक एडेप्टेबल या एडेप्टिव एटीट्यूड या बिहेवियर अपना रखते हो। Our ability to cope depends on how well we are prepared to deal with and counterbalance everyday demands and keep equilibrium in our lives. हमारी एबिलिटी की कैसे हम अपने लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनके साथ में कोप अप करते हैं और अपनी लाइफ में जो भी हमारी एवरीडे डिमांड्स होती हैं उसमें एक बैलेंस बना के रखते हैं, तो हमारी लाइफ में एक इक्विलिब्रियम बना होता है। इसका मतलब देखो ऐसा है, अगर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, डिमांडिंग इन द सेंस कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारे गोल्स रखते हो। देखो, गोल्स रखना बुरा नहीं होता, लेकिन अगर आपके ढेर सारे एम्स एंड एस्पिरेशंस है ना जिनके बीच में काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, फाइन, तो वो चीज़ें एक इम्बैलेंस क्रिएट कर देती हैं। दूसरी तरफ अगर हमारी लाइफ में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे मान लो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा लाइफ में आ रहे हैं या लाइफ की डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती चली जा रही हैं और दोनों के बीच में एक बैलेंस नहीं बना हुआ है, दोनों के साथ में डील नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी, तो फिर टेंशन भी होगा, स्ट्रेस भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन अगर एक बैलेंस बना हुआ है लाइफ में, ठीक है, किन चीज़ों के बीच में? एबिलिटी टू कोप डिपेंड्स ऑन हाउ वेल वी आर प्रिपेयर टू डील विथ एंड काउंटर बैलेंस एवरीडे डिमांड्स। तो हमारी लाइफ में जो भी हम डिमांड करते हैं, जैसे जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आप पायलट भी बनना चाहते हो, ठीक है, आप एक लॉयर भी बनना चाहते हो, आप पुलिस में भी जाना चाहते हो, आप टीचर भी बनना चाहते हो। मान लो आपके बहुत सारे डिमांड्स हैं आपकी लाइफ के, आपकी या एवरीडे में अगर हम बात करें तो डे टू डे लाइफ में हमारी मतलब बहुत सारी चीज़ों की डिमांड्स हम जनरली हमारी लाइफ से करते हैं। तो अगर ये डिमांड्स बढ़ती चली जाएंगी या हम इनके साथ में डील नहीं कर पाएंगे, है ना, तो अल्टीमेटली एक इम्बैलेंस बना रहेगा। अब इस इम्बैलेंस को दूर कैसे किया जा सकता है? सो अगेन आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहना है, चीज़ों के साथ में एक बैलेंस बना के रखना है ना, तो वो एक लाइफ स्किल्स होती हैं। These life skills can be learned and even improved upon. Assertiveness, time management, rational thinking, improving relationships, self-care, overcoming unhelpful habits such as perfectionism, procrastination, etc. are some life skills that will help to meet challenges of life.
अब लाइफ के चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे यहाँ पर, बट उसके पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ स्किल बेसिकली क्या ऐसी चीज़ है। तो आपकी जीवन जीने का एक तरीका आप ऐसे मानो, ठीक है, हिंदी में मैं आपको समझाऊं तो आप अपनी लाइफ को कैसे लीड करते हो, उसमें आपका बिहेवियर हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आपको उसमें एक स्टेबिलिटी बना के रखनी है। आपकी लाइफ बैलेंसिंग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत सारी डिमांड्स आपकी लाइफ की हैं और आप उनको मीट आउट ही नहीं कर पा रहे हो। जेन्युइन डिमांड्स आपकी होनी चाहिए। वो चीज़ें कैसे होंगी, रेशनल थिंकिंग करोगे, टाइम मैनेज करोगे, एक्सेट्रा, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो लाइफ स्किल्स इज क्लियर टू यू। फाइन, अब देखो इनके तरीकों पर आते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें लाइफ में की जा सकती हैं। तो सबसे पहले असर्टिवनेस। Assertiveness is a behavior or a skill that helps to communicate clearly and confidently our feelings, needs, wants and thoughts. Assertiveness का मतलब ये होता है कि आपकी अपनी एक स्किल, आपका अपना बिहेवियर, जिसमें आप अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने नीड्स, अपने वांट्स, अपने थॉट्स को बहुत ही क्लियरली और बहुत ही कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे मान लो आप मुझे बहुत ही क्लियर तरीके से और बहुत ही कॉन्फिडेंट होके बताते हो कि आप क्या फील करते हो, आप लाइफ में क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, एवरीथिंग। सो दैट इज अ क्वालिटी, दैट इज अ स्किल एंड दिस इज नोन एज व्हाट? assertiveness. It is the ability to say no to a request, to state an opinion without being self-conscious, or to express emotions such as love, anger, etc. openly. इसका मतलब होता है एक ऐसी एबिलिटी जहां पर, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि आप अपनी पढ़ाई करना छोड़ दो। अब आप बोलोगे अरे यार ये तो टीचर हैं, ये तो बड़ी हैं मुझसे, अगर ये मुझे बोल रही हैं तो क्या पता मेरे किस चीज़ के लिए बोल रही हैं, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई तो नहीं छोड़ना चाहता। हो सकता है ये सही भी हो, लेकिन मैं ये काम नहीं चाहता। अब आप मुझे अगर ना नहीं बोल पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर असर्टिवनेस नहीं है, आप कॉन्फिडेंटली अपने थॉट को मुझे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो असर्टिवनेस वो स्किल, वो क्वालिटी होती है जहां पर आप ऐसी चीजें जो आप नहीं करना चाहते हो या जिनमें आप अग्री नहीं करते हो, आप वहां पर कॉन्फिडेंटली नो बोल सकते हो। जैसे आपने बहुत बार इस चीज को सुना होगा कि ट्राई टू स्पीक और ट्राई टू से नो। नो कहने की आदत हमारे अंदर होनी चाहिए। नो कहने की आदत का मतलब ये है कि बहुत बार हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं, या जो कोई हमें फोर्स कर रहा होता है करने के लिए, या जो हमें पसंद नहीं आ रही होती है, बट स्टिल वी आर इंडल्जिंग इन दैट एक्टिविटीज और इन दोज एक्टिविटीज आवरसेल्फ। ऐसी चीजों में हम अक्सर ना नहीं बोल पाते, हम अक्सर लोगों को मना नहीं कर पाते कि नहीं मुझे ये चीज पसंद नहीं आ रही है, या मैं ये चीज नहीं चाहता हूं, या मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता हूं या करती हूं। तो वो एक जो नो बोलने वाली क्वालिटी है ना, वो हमारे अंदर होनी चाहिए, जहां पर हम कॉन्फिडेंटली, क्लियरली जिस चीज पर हम अग्री नहीं करते हैं वहां पर हम नो बोल सकें। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपके कल एग्जाम है, लेकिन आपका फ्रेंड आपको रात में आके बोलता है कि चलो कहीं पार्टी करने चलते हैं। अब आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप उसको मना नहीं कर पा रहे हो, बट अंदर ही अंदर आप नहीं जाना चाहते हो। अगर आप उसको ना नहीं बोलते हो यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आप असर्टिव नहीं हो। कब होगे? जब वो आपसे बोले, लेकिन आप उसको बोलो कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है तो आज तो मैं नहीं जा पाऊंगा। डजंट मैटर उसको बुरा लग रहा है या नहीं लग रहा है, यू मस्ट हैव दैट स्किल कि आप चीजों में अपना थॉट, अपना इमोशन, अपना नीड, अपना वांट को बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही क्लियरली कम्युनिकेट कर सको। आपका अपना ओपिनियन, जो भी आप सोचते हो, चाहे आप अच्छा सोचते हो चाहे आप बुरा सोचते हो, बिना सेल्फ कॉन्शियस हुए आपको उसको बोलना है, बिना डरे, बिना ऐसे करे कि पता नहीं मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैं बहुत बार मतलब हमने भी ये चीज़ें देखी जब हम भी स्टूडेंट थे, तब तो शायद हमें इतना लोग नहीं बताते थे, लेकिन आज के टाइम में आपके पास में बेस्ट टीचर्स, हमारे टाइम में हमारे पास में थे, आपके टाइम में आपके पास, मतलब आपके टाइम के टीचर्स भी बहुत बेस्ट हैं और वो आपको हर एक चीज़ सिखाते हैं। टीचर जब क्लास में कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आपसे बोलते हैं आप लोग आंसर दो, चाहे वो आंसर गलत ही क्यों ना हो, बट एटलीस्ट आप उसके बारे में बोलो। तो वो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आपके अंदर कर रहे होते हैं। अब बहुत बार, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, या आप लोगों से मिल रहे हो, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ में मिल रहे हो और किसी टॉपिक के ऊपर बातें हो रही हैं।
अब आपसे कहा आप अपने ओपिनियन बताओ, तो आपका अपना कोई थॉट, आपका अपना कोई ओपिनियन नहीं होता कि मैं इस एक चीज में क्या कहूँ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो आपके स्कूल में सारे स्टूडेंट्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि एक अनऑफिशियल फेयरवेल पार्टी करेंगे जो स्कूल के बाहर होगी, और हर एक स्टूडेंट से हम 1000 रुपीज कलेक्ट करेंगे, ठीक है, और सभी से पैसे लेके फिर हम एक पार्टी बाहर ऑर्गेनाइज करेंगे, उसमें फूड, डांस, ये सारी चीजें होंगी, सब वहां पर आएंगे और वहां पर हम सेलिब्रेट करेंगे। क्लियर? जस्ट एक आइडिया, जस्ट एक थॉट लोगों ने दिया। अब उन्होंने पूछा आपका क्या ओपिनियन है। मान लो आपको ऐसा लगता है कि इसमें 1000 रुपीज बहुत ज्यादा अमाउंट है, अगर 800 लेंगे तो भी हर एक स्टूडेंट से हमको एक अच्छा अमाउंट मिल जाएगा और फिर हम पार्टी इजीली ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। अब आप ऐसे सोच रहे हो वहां पे कि अरे यार, अगर मैंने बोला कम पैसे लेने को तो कहीं लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं कम पैसे देना चाहता हूँ या मैं 1000 रुपीज नहीं दे सकता हूँ, पर मुझे पार्टी में तो आना है। तो ऐसे थॉट जनरली हमारे मन में आते हैं और हम अपने ओपिनियन को साइड में रख देते हैं, बोलते नहीं हो उसके बारे में। बट आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस अपने ओपिनियन को बिना ये सोचे कि सामने वाला क्या सोचेगा, कोई मेरे बारे में क्या एक अपना थॉट रखेगा, यू मस्ट स्पीक अबाउट दैट। क्लियर? तो मैंने आपको एक चीज क्या सिखाई, पहली बात तो बोलना सीखो, ठीक है, और दूसरी बात ना बोलना भी सीखो। जहां पर आपको लगता है कि ये चीज सही नहीं है वहां नो भी बोलो, जहां पर आपको अपना ओपिनियन देना है वहां पर आप अपना ओपिनियन भी दो, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हम सोचते रहते हैं और बोलते नहीं है। आपके जो भी इमोशंस हैं, चाहे वो लव हो, एंगर हो, किसी भी तरह का, आप उसको ओपनली बोलना सीखो। ये एबिलिटी जब आपके अंदर आ जाती है तो कहीं ना कहीं आप असर्टिव हो जाते हो। मतलब उस एक एबिलिटी, उस एक स्किल को असर्टिवनेस कहा जाता है, और खुल के आप अपने थॉट्स को लोगों के सामने रखते हो, बिना झिझके, बिना डरे, बिना किसी चीज को सोचे। बोलना हमेशा सोच समझ के चाहिए, लेकिन बोलते समय नहीं हमको डर लगना चाहिए, हमको ऐसा लगना चाहिए कि कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा। फाइन, क्योंकि वो धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, जो आप खुद अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करोगे। If you are assertive, you feel confident and have high self-esteem and a solid sense of your own identity. तो अगर आप असर्टिव हो तो आप कॉन्फिडेंट भी रहोगे, आपका सेल्फ एस्टीम भी हाई रहेगा और एक सॉलिड सेंस होगा अपनी खुद की आइडेंटिटी का, कि मेरी अपनी एक आइडेंटिटी है, मेरी एक अपनी पर्सनालिटी है जो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। फाइन, जैसे यहां पर हम देखें, व्हाट इज बीइंग असर्टिव? अर्न अदर पीपल्स रिस्पेक्ट, दूसरों की रिस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए, यानी दूसरे आपको रिस्पेक्ट करें। फाइंड विन विन सॉल्यूशन, विन विन सॉल्यूशन का मतलब क्या है यहाँ पर, कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम में एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप की जीत हो, जिसमें आप जो भी अपना सॉल्यूशन, जो भी अपना सजेशन दो, वो कहीं ना कहीं आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालता हो। बिकम अ बेटर मैनेजर, आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजीली मैनेज कर पाते हो। रिड्यूस एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस, जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो ऑलरेडी स्ट्रेस जैसी चीज़ें हमसे दूर ही रहती हैं, ठीक है, कि ये कॉन्फिडेंट बंदा है, ये स्ट्रेस को वैसे ही हमसे दूर फेंक देगा, तो बेटर है इसके पास में जाओ ही मत। इंक्रीज सेल्फ एस्टीम, तो असर्टिवनेस एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, अगर ये स्किल आप अपने अंदर बना के रखते हो तो अल्टीमेटली दैट विल हेल्प यू अ लॉट। फाइन, नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट. So the way you spend your time determines the quality of your life, and learning how to plan time and delegate can help to relieve the pressure. देखो, हम सब लाइफ में करते क्या हैं, हम एक टाइम डिसाइड नहीं करते और काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं आप लोग का एग्जांपल दूं, आप लोग टाइम डिसाइड नहीं करते कि आपको इतना चैप्टर या इतनी बुक कितने टाइम में पढ़ना है, आप बस पढ़ना शुरू कर देते हो। जैसे मान लो आपकी साइकोलॉजी की बुक है, अब फॉर एग्जाम्पल आज से 3 दिन बाद आपका एग्जाम है, ठीक है, और 7 चैप्टर्स आपके आ रहे हैं, आपको पता है। अब आप क्या करते हो, आज से 3 दिन बाद, मान लो आज 1 तारीख है और 4 को आपका एग्जाम है। अब 7 चैप्टर्स आ रहा है, आप बस पढ़ना शुरू कर देते हो, आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ना शुरू करते हो। 1 तारीख को आपका पूरा पता चल गया आपको अब एग्जाम आने वाला है, तो आप लोग उठोगे, बढ़िया से फ्रेश अप हो जाओगे, भगवान की पूजा पाठ करके, सारी अगरबत्तियां लगा के, और फिर जो है नाश्ता वाश्ता करके हम पढ़ने बैठते हैं। अब हम पढ़ने बैठते हैं, हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं और पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पूरा दिन निकल जाता है लेकिन फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं होता। फिर हम सेकेंड डे आते हैं, अब हम देखते हैं अरे यार बस 2 ही दिन बचे और अभी तो हमारा पूरा का पूरा सिलेबस बचा है,
ठीक है। तो हम फिर सोचते चलो यार पढ़ते हैं। अब फर्स्ट डे में हम सेकेंड डे में हमने वो जो फर्स्ट चैप्टर बचा हुआ था उसको कंप्लीट किया, सेकेंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया, ठीक है। सेकेंड चैप्टर हमारा चल रहा है और करते देखते हैं कि आधा दिन निकल गया और फिर बहुत तेजी में पढ़ते हैं तो सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। लास्ट डे पर हम देखते हैं कि हमारा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ ये 5 चैप्टर रह गए। फिर इन चैप्टर को फटाफट खत्म करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर हमारा ढेर सारा टाइम वेस्ट होता है। कभी कभी मन लग जाता है कि मम्मी क्या कर रही है, घर में क्या क्या काम हो रहा है। कभी कभी मन लग जाता है कि मोबाइल में देख लें जरा क्या चीज़ आ रही है। कभी फ्रेंड से बात करने बैठे और फ्रेंड से बात करने एग्जाम का डिस्कशन करने बैठते हैं और पूरे स्कूल की बातें करते हैं और फाइनली चल अब पढ़ लेते हैं 1-2 घंटे बात करने के बाद में। होती हैं ये चीज़ें। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम टाइम डिसाइड नहीं करते और फिर जब वो लास्ट थर्ड डे आता है ना, जब हमारे 5 चैप्टर बचते हैं, तब हमको होती है टेंशन, तब हमको होता है स्ट्रेस कि अरे इतना सारा कैसे कंप्लीट करें। फिर हम रात भर बैठ के 12, 1, 2 बजे तक अपनी पढ़ाई करते हैं, फिर सुबह जल्दी से उठते हैं, एग्जाम देने जाते हैं और देखते हैं कि आधा याद था, आधा याद नहीं था, एग्जाम बिगड़ गया। होती हैं ये चीजें, सबके साथ होती हैं, है ना। कारण टाइम मैनेजमेंट। आपने टाइम को मैनेज नहीं किया। अगर आप अपने टाइम को मैनेज करके चलते हो, अपने टाइम को प्लान करके चलते हो या अपने किसी भी काम को प्लानिंग के साथ में चलते हो, उसको वैसे ही डेलीगेट करते हो, कहीं ना कहीं आपका जो प्रेशर है, वर्कलोड है, वो कम हो जाता है। जिस तरह से आप अपने टाइम को स्पेंड करते हो, है ना, हम अपने समय को क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, उसको खर्च करते हैं, वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटरमाइन करता है। अगर जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हो तो मैं स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगी कि अगर आप लोग अपना पूरा दिन टीवी देखने में, मोबाइल चलाने में, दोस्तों से बातें करने में, बाहर घूमने फिरने में और इन सारी चीज़ों में स्पेंड करते हो, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी जो है आपकी लाइफ की वो मीडियम है या ओके है या नॉट सो गुड है। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट का एग्जांपल ले रही हूं मैं, अभी आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं जा रही, अभी मैं आपकी सिर्फ स्टूडेंट लाइफ का एग्जांपल ले रही हूं कि अगर आप अपनी लाइफ में अच्छे से ब्रेकफास्ट भी करते हो, अच्छे से नींद भी पूरी लेते हो, पढ़ाई भी उतनी ही करते हो और मार्क्स भी अच्छे ला रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपना टाइम सही चीज़ों में लगा रहे हो और आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आ रहा है एंड यू हैव अ क्वालिटी लाइफ। क्लियर? तो यहाँ पर अगर इस टाइम को हम ऐसे स्पेंड करें कि हमारे पास 3 दिन हैं और 7 चैप्टर्स हैं, तो मान लो हमने डिवाइड किया कि एक दिन हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर पढ़ लेंगे, नेक्स्ट डे हम फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पढ़ लेंगे और जो लास्ट थर्ड डे है उस दिन 7 चैप्टर के साथ में बाकी सारी चीज़ों का रिवीजन कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं हम सारी चीज़ों को कंप्लीट करके फोर्थ डे पर अपना एग्जाम देने जा सकते हैं। और अगर हम इस टाइम को अच्छे से मैनेज करने की, इस टाइम पे हमको इतना कंप्लीट करना है, इस टाइम पे हमको इतना पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं हमारा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो लाइफ में टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि एक प्रेशर जो है ना वो हमारे ऊपर से हट जाए। क्यों एग्ज़ाम टाइम में ही स्टूडेंट्स को प्रेशर होता है, क्यों उसी टाइम पर वो स्ट्रेस लेते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा साल उन्होंने वेस्ट कर दिया होता है और पढ़ाई नहीं होती है। Fine. So time management is very important. The major way to reduce time stress is to change one's perception of time. The central principle of time management is to spend your time doing the things that you value or that help you achieve your goals. तो टाइम मैनेजमेंट का जो सेंट्रल प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि अपना टाइम उन चीज़ों में स्पेंड करो करने में जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जो आपको आपके गोल्स अचीव करने में हेल्प करती हैं, ना कि उन चीज़ों में जो आपके टाइम को ही वेस्ट करती हैं। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक पूरी दुनिया रुक जाएगी लेकिन शायद टाइम नहीं रुकेगा, टाइम चलता ही रहेगा, है ना। तो क्या अभी कभी आपने देखा है कि आपकी वॉच बंद हो गई? एक्सेप्शन है कि सेल खत्म हो गए, ठीक है। अदरवाइज आपने कभी देखा है कि वॉच बंद हो गई? चाहे आप सो रहे थे या चाहे आप बेहोश हो गए थे या कुछ भी हो गया था, लेकिन टाइम कभी नहीं रुकता, टाइम कभी किसी के लिए नहीं रुकता। तो इसीलिए हमको वो टाइम की जो स्पीड है ना उसके अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ता है, तभी हम टाइम को कैच कर सकते हैं। अदरवाइज टाइम पासेस। क्लियर? So it depends on being realistic about what you know and that you must do it with a certain time period, knowing what you want to do and organizing your life to achieve a balance between the two. So ये एक चीज़ डिपेंड करती है कि आप कितना ज़्यादा रियलिस्टिक हो अबाउट व्हाट यू नो एंड यू मस्ट डू इट विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो मतलब आप क्या चीज़ करना चाह रहे हो और आपको उसको कितने टाइम पीरियड में करना है और
आप मतलब व्हाट यू वांट टू डू, नोइंग दैट व्हाट यू वांट टू डू, और अपनी लाइफ को पूरा ऑर्गेनाइज करना ताकि एक बैलेंस बना रहे आपके गोल्स और आपके टाइम के बीच में। ऐसा ना हो कि आपने डिसाइड किया था कि फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि 2025 में आप ये बन जाओगे, अब 2025 आ गया और आप अभी भी उसको बनने के प्रोसेस में ही हो, फाइन। तो वो एक बैलेंस जो है हमको बना के रखना पड़ेगा, और जब हम टाइम मैनेज करेंगे तभी हम लाइफ को भी मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव इज रेशनल थिंकिंग। देखो अब व्हाट इज रेशनल थिंकिंग, एक थॉट प्रोसेस की बात यहाँ पर हो रही है। सो देखो, मैनी स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्टॉर्टेड थिंकिंग। द वे यू थिंक एंड द वे यू फील आर क्लोजली कनेक्टेड। तो जैसा आप सोचते हो और जैसा आप फील करते हो, ये दोनों चीजें बहुत ही रिलेटेड होती हैं। मतलब आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग, ये दोनों आपस में बहुत ही रिलेटेड हैं। तो आप जो भी सोच रहे हो दैट मस्ट बी गुड इनफ, ताकि आपकी फीलिंग्स, आपकी चीजें अच्छी रहें, है ना। दैट मीन्स कि मोस्ट ऑफ द टाइम, या ज्यादातर हमने ये एक चीज देखी है कि स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती है ना, वो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग की वजह से होती है। जैसे कि हम ये एक चीज जानते हैं, हमने ऑलरेडी एक साइकिल के बारे में पढ़ रखा है कि नेगेटिव थॉट्स अगर आपके अंदर आते हैं तो फिर वो स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन्स जो हैं बॉडी के अंदर रिलीज होंगे, इम्यून सिस्टम वीक होगा, फिजिकल मेंटल हेल्थ डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो थिंकिंग से ही सारी स्ट्रेस रिलेटेड चीजें हो रही हैं। तो अगर हमारी थिंकिंग अच्छी होगी, हमारा थॉट प्रोसेस अच्छा होगा, तो कहीं ना कहीं हम जो भी फील करते हैं हमारी लाइफ भी अच्छी होगी। When we are stressed, we have an inbuilt selective bias to attend to negative thoughts and images from the past, which affect our perception of the present and the future. तो जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम क्या एक चीज करते हैं, हम नेगेटिव सोचने स्टार्ट कर देते हैं, और हमारे पास्ट से जो भी चीजें हुई हैं वो हमको सारी ध्यान में आने लग जाती हैं, जिसकी वजह से हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को भी खराब करते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपको याद हो तो, एक छोटा बच्चा रहता है, ठीक है, और वो रोज न्यूज़पेपर में एक चीज देखता है, मतलब हर कुछ दिन के इंटरवल्स में, कि स्कूल बस जा रही थी और वो खाई में गिर गई, या यात्रियों की बस जा रही थी और वो खाई में गिर गई, ठीक है। तो अब जब भी वो स्कूल जाता है तो उसके मन में ये नेगेटिव थॉट आता है, ठीक है, कि मैं भी बस से जा रहा हूँ, मेरी भी बस जो है वो खाई में गिर जाएगी, और यही वो सोचता रहता है पूरी बस में, जिसकी वजह से वो कहीं और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, और पूरे स्कूल में उसके मन में यही थॉट रहता है। तो ना अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाता है, ना घर में फोकस कर पाता है। तो नेगेटिव थॉट्स अगर आपके मन में आएंगे ना, तो आपकी फीलिंग भी चेंज हो जाएगी और आपका प्रेजेंट फ्यूचर हर एक चीज खराब होगी। तो इसीलिए हमको हमारे जो थॉट्स हैं ना, वो बहुत ही ऐसे रखने हैं, मतलब बहुत ही पॉजिटिव रखने हैं, और हमेशा वही सोचना है जो रेशनल है। रेशनल इन द सेंस कि जो रियलिटी में चीजें रहती हैं, पॉजिटिव अपने आप को सोचना है, ठीक है। हमेशा जो भी चीज आप सोचो तो उसमें पॉजिटिविटी देखो। कुछ भी अगर नेगेटिव थॉट आपके मन में आ रहा है तो प्रैक्टिस सम स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। यहाँ पर हम कुछ डिस्कस करेंगे सम ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ रेशनल थिंकिंग, कि जब हमको रेशनल थिंकिंग करना होता है तो हमको क्या चीज करनी है। सो देखो, challenging your distorted thinking and irrational beliefs, driving out potentially intrusive, negative, anxiety-provoking thoughts, and making positive statements. आपकी जो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है, जो नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आते हैं, आपको उनको चैलेंज करना है, उनको अपने से दूर रखना है। कोई भी नेगेटिव एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं, जैसे आपको गुस्सा आ रहा है, जैसे आपको चिड़चिड़ हो रही है, उन चीज़ों को आपको अपने आप से दूर रखना है और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बनाने हैं। मतलब जो भी सोचो तो पॉजिटिव ही सोचो। नेक्स्ट यू हैव इज इंप्रूविंग रिलेशनशिप्स। सो द की टू अ साउंड लास्टिंग रिलेशनशिप इज कम्युनिकेशन, एंड दिस कंसिस्ट ऑफ 3 एसेंशियल स्किल्स: listening to what the other person is saying, expressing how you feel and what you think, and accepting the other person's opinions and feelings even if they are different from your own. तो जो रिलेशनशिप्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कम्युनिकेशन, ठीक है। आपकी रिलेशनशिप किसी के भी साथ में हो, लाइक आपकी फ्रेंड हो, आपके फैमिली मेंबर्स हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके सिबलिंग्स हो, आपके नेबर्स हो, कोई भी हो, एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है कम्युनिकेशन, बातचीत, इंटरेक्शन। जब तक वो नहीं होगा तो रिलेशनशिप अच्छी नहीं चलेगी। तो उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम सबको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली चीज सुनना, लिसनिंग। सामने वाला इंसान क्या कहना चाहता है वो सुनो। हमेशा अपनी बात मत करो, हमेशा अपने बारे में मत बताओ। मतलब अपने बारे में भी बात करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो।
तो सुनने की आदत सबसे पहले हमको होनी चाहिए। दूसरी, हम क्या फील करते हैं, हम क्या सोचते हैं, वो हमको एक्सप्रेस करना होगा। अगर हम किसी तरह का इमोशन, किसी तरह का कोई थॉट अपने मन में रख के बैठे हुए हैं और हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, हम उसको नहीं बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर हमको परेशान करता रहेगा। सो वट एवर यू आर फीलिंग, वट एवर यू आर थिंकिंग, जस्ट एक्सप्रेस इट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सेप्ट अदर पर्सन्स ओपिनियन एंड फीलिंग्स। दूसरा पर्सन क्या सोचता है, क्या फील करता है, उसका क्या ओपिनियन है, वो हमेशा हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे वो हमसे डिफरेंट ही क्यों ना बोल रहा हो। तो सबसे पहली चीज मैंने आपसे ये कही कि एक रिलेशनशिप के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सामने वाले को भी आपको सुनना है। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप ही बोलते रहो और उसे बोलने का मौका ही ना मिले, क्योंकि अगर वो अपना पॉइंट क्लियर नहीं करेगा, अपनी बातें आपसे नहीं कहेगा, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें उसके मन में रह जाएंगी, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दूसरी बात, हमेशा आप जो भी फील करते हो, आप जो भी सोचते हो, आपको उसको एक्सप्रेस करना है। क्योंकि अगर आप दोनों में से कोई भी, जिसके भी साथ में आपकी रिलेशनशिप है, अगर आप कोई भी बात अपने मन में रख के बैठते हो तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो बेटर है कि आपस में उसके बारे में बात कर लो, क्योंकि अगर आपकी किसी के साथ में रिलेशनशिप, किसी तरह का बॉन्ड है, तो ऑब्वियस है कि अंडरस्टैंडिंग होगी ही होगी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सेप्ट करना। सामने वाला जो भी बात बोल रहा है, उसका जो भी ओपिनियन है, चाहे वो आपके ओपिनियन से डिफरेंट ही क्यों ना हो, हमको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। मान लो आप अपने फ्रेंड के साथ में, अपनी फैमिली या किसी के भी साथ में, ठीक है, रिलेशनशिप्स की हम बात करें तो जिनके भी साथ में आप रिलेशन में हो, मान लो फ्रेंड ले लेते हैं एग्जाम्पल। आप अपने फ्रेंड के साथ में एक दिन जो है बाहर जाते हो लंच करने, ठीक है। अब जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप लोग ने मेन्यू लिया और मेन्यू में से आपने अपना एक फूड ऑर्डर किया, ठीक है, और जो सेकंड पर्सन आपके साथ में है, उन्होंने कोई फूड, मतलब उन्होंने कोई ऐसी चीज़ ऑर्डर नहीं की हैवी सा फूड, उन्होंने बस ये कहा कि मुझे एक कॉफ़ी लेनी है, ठीक है। तो वहाँ पे आप, मान लो आपको कॉफ़ी नहीं पसंद है, ठीक है, आपको कॉफ़ी पसंद नहीं है, तो आपने कहा ये कौन सी बात है, कॉफ़ी क्या यहाँ पर कोई लंच में करने की चीज़ है क्या, खाना है तो कुछ और चीज़ खाओ, ऐसे क्या मंगाना। वहां पे ये एक चीज आपके अंदर से नहीं आनी चाहिए। यू आर लाइक कि अच्छा ओके, आपको ये चीज पसंद है, सो दैट इज ऑल्सो गुड इनफ, भले आपको वो चीज पसंद ना हो, ठीक है। सो हो सकता है कि आपकी थॉट, आपका ओपिनियन, आपके लाइकिंग्स, आपके डिसलाइकिंग्स अलग हों और दूसरे पर्सन के अलग हों, हमको उन्हें एक्सेप्ट करना आना चाहिए। क्लियर? तो रिलेशनशिप्स के लिए 3 चीजें मैंने आपको बताई, और एक जो सबसे सुप्रीम है वो है कम्युनिकेशन। It also requires us to avoid misplaced jealousy and sulking behavior. किसी तरह की कोई जेलसी या किसी तरह का कोई ऐसा बिहेवियर जो कि हमको पसंद नहीं आ रहा है, तो हमको उन चीज़ों को भी जो है अपने से दूर करना चाहिए, ताकि रिलेशनशिप्स अच्छी चलती रहें। देखो, हम ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे वो पॉइंट्स हैं जो आपको पॉजिटिव बनाते हैं। जब आप पॉजिटिव रहोगे तो आपकी हेल्थ पॉजिटिव रहेगी, आप जो है एक अच्छी हैप्पी हेल्दी लाइफ लीड करोगे, और स्ट्रेस जैसी चीज़ें आपसे दूर रहेंगी। तो ऐसे समझो कि एक लाइफ को, एक हैप्पी लाइफ को लीड करने के क्या तरीके होते हैं, हम वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। फाइन, नेक्स्ट यू हैव ए सेल्फ केयर, जो मैं मानती हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मैं यहाँ पे 3 स्टार्स लगा रही हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो कैसे, आप में से कितने लोग हैं जो सेल्फ केयर करते हैं। सेल्फ केयर का मतलब मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप कोई अच्छा सा फेस वॉश, अच्छी सी क्रीम यूज करते हो जिससे आपकी स्किन हेल्दी रहे, नॉट दैट, बट ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप अच्छे रहो, आप वो काम करते हो। आप मुझे बताओ, आप में से कितने हैं जो मेडिटेशन करते हैं? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हेल्दी फूड खाते हैं? ठीक है, मतलब देखो, थोड़ा बहुत जंक तो सभी खाते हैं, सभी बाहर का खाते हैं, लाइक मैं भी खाती हूँ, लेकिन आप अपने हेल्थ को लेके भी कॉन्शियस रहते हो, और आपको पता है कि चलो यहाँ पर मेरी हेल्थ बिगड़ रही है, तो मुझे वहाँ पर अपने आप को ठीक रखना है, अपने आप को अच्छा रखना है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने लिए टाइम निकालते हो, कि जहाँ पर ना मोबाइल फ़ोन होगा, ना टीवी होगी, ना अड़ोस पड़ोस के लोग होंगे, ना फैमिली में से कोई, ना फ्रेंड्स में से कोई, सिर्फ आप, और आप अपने बारे में सोचते हो, अपनी लाइफ के बारे में सोचते हो। तो आप में से बहुत ही कम होंगे जो इन चीज़ों में अग्री करते होंगे, बहुत ही कम, गिने चुने लोग, है ना। क्यों? क्योंकि शायद हम लोग सेल्फ केयर को थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं। हम अपने फ्रेंडशिप्स में, अपने फैमिलीज में ही इतना उलझे हुए रहते हैं कि खुद को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। बट
एज एन इंडिविजुअल हम सबकी एक आइडेंटिटी है, हम सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो अपना ध्यान रखना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो कैसे कर सकते हैं, तो देखो, इफ वी कीप आवरसेल्व्स हेल्दी, फिट एंड रिलैक्स्ड, वी आर बेटर प्रिपेयर्ड फिजिकली एंड इमोशनली टू टैकल द स्ट्रेसेस ऑफ एवरीडे लाइफ। अगर आप खुद से हेल्दी हो, फिट हो, रिलैक्स रहते हो, पॉजिटिव सोचते हो, कहीं ना कहीं आप किसी भी फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस को फेस कर सकते हो। कोई भी ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो आपकी हेल्थ को, जो आपके माइंड को अफेक्ट कर रहा है, आप उसको टैकल कर सकते हो क्योंकि आप प्रिपेयर्ड हो। अगेन, आप खुद अच्छे हो तो आप हर एक प्रॉब्लम को फाइट कर सकते हो। आर ब्रीथिंग पैटर्न्स रिफ्लेक्ट आर स्टेट ऑफ माइंड एंड इमोशंस। हमारे जो ब्रीथिंग पैटर्न्स होते हैं ना, कि हम कैसे ब्रीथ कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है हमारे माइंड और इमोशंस को। So when we are stressed or anxious, we tend towards rapid and shallow breathing from high in the chest with frequent sighs. जैसे जब हम ऐसे ब्रीथ करते हैं ना, लाइक वी आर इस तरह से, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंट, और उसमें साइज बहुत है, साइज इन द सेंस कि यू आर लाइक कि इस टाइप से। ओके, तो ये इस तरह का जो एक ब्रीथिंग पैटर्न होता है ना, वो कब होता है, जब आप बहुत ही स्ट्रेस में हो या जब आप बहुत ही एंशियस फील कर रहे हो, तो बहुत ही रैपिड या शैलो ब्रीथिंग होती है फ्रॉम हाई इन द चेस्ट एंड विथ फ्रीक्वेंट साइज। तो यू आर लाइक इस टाइप से। ओके, जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हो, जो मोस्ट रिलैक्स्ड ब्रीथिंग होती है ना, वो होती है स्लो ब्रीथिंग। व्हेन यू ब्रीथ लाइक दिस काइंड ऑफ, तो ये जो है आपके स्टमक सेंटर्ड ब्रीथिंग होती है फ्रॉम द डायफ्राम, दैट इज अ डन लाइक डोम लाइक मसल बिटवीन द चेस्ट एंड द एब्डोमिनल कैविटी। तो ये जैसे आपका स्टमक है, ठीक है, और ये यहाँ पर आपके जो है मतलब क्या चेस्ट एंड एब्डोमिनल कैविटी वगैरह, मतलब देखो इतना ज़्यादा मेरी साइंस अच्छी नहीं, आपको पहले से पता है ना, तो वो यहाँ से स्टार्ट होगी, फिर यहाँ तक पूरा जाएगी एंड आपके पूरी बॉडी में रेगुलेट होगी काइंड ऑफ। आपने साइंस में ये चीज़ पढ़ी होगी, मतलब मुझे याद है जब मैंने पढ़ी थी, तो अभी मुझे वो मेरी मैम याद आ रही हैं, उन्होंने किस तरह से हमको पढ़ाया था इसके बारे में, ब्रीथिंग एक्चुअली उन्होंने पढ़ाया था। सो शी टोल्ड अस कि किस तरह से जो है हमको ब्रीथिंग करनी चाहिए। सो ऐसे होता है कि आप जब ब्रीथिंग करोगे तो आपका जो स्टमक है वो फिर एकदम से बॉल लाइक हो जाएगा, फिर वो फ्लैट हो जाएगा। तो वो स्लो ब्रीथिंग जो होती है, खैर उतना डिटेल्स में ना जाते हुए, जो हम स्लो ब्रीथिंग करते हैं ना, दैट वो मतलब वो एक चीज़ बताती है, रिफ्लेक्ट्स कि आप स्ट्रेस में नहीं हो एंड यू आर सो मच रिलैक्स्ड। तो अगर आप रिलैक्स्ड हो तो कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन को भी आप फाइट कर सकते हो, है ना। सो बीइंग फिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ आप खुद के लिए टाइम निकालते हो, जहाँ आप एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, शांति से किसी एक जगह पर बैठ के अपने बारे में सोचो, नॉट अबाउट एनीवन। क्लियर। सो वो चीज़ें होती हैं जब लाइक आप शांत बैठो और आप ऐसे सोच रहे हो कि जब मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में रहूँगा, या जब मैं ऐसे करूँगा, या जब मैं वैसे करूँगा तो क्या होगा। यू जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ कि आप अपनी लाइफ में अभी कहाँ पर हो, आप अपनी लाइफ में आगे क्या चीज़ करना चाहते हो, अपने गोल्स, अपने एस्पिरेशंस, अपने एम्स, इन चीज़ों के ऊपर जब हम फोकस करते हैं, जब हम अपने ऊपर फोकस करते हैं, हम कितने ज़्यादा हेल्दी हैं, हम लाइफ में क्या कर रहे हैं, आगे हमको लाइफ में कैसी चीज़ें करनी है, हमने लाइफ में क्या क्या अच्छा किया है, तो अपने आप को प्रेज भी करना, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सेल्फ केयर। मी टाइम की जो मैं आपसे बात करती हूँ ना, कि जब हम अपने लिए टाइम निकालते हैं और अपने लिए टाइम निकाल के अपने बारे में सोचते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ सेल्फ केयर दैट वी ऑल नीड। और हम सबको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, सिर्फ अपने लिए, ठीक है। लाइक फैमिली के लिए हम टाइम निकालते हैं, फ्रेंड्स के लिए हम टाइम निकालते हैं, लेकिन खुद के लिए जब फोन भी नहीं होना चाहिए आसपास में, फाइन। सो दैट इज अ काइंड ऑफ सेल्फ केयर। Next you have is overcoming unhelpful habits. Now what are these? So unhelpful habits जैसे perfectionism, हर एक चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, मैं हमेशा परफेक्ट रहूं, मेरे से कभी किसी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मैं जो भी काम करता हूं या करती हूं वो हमेशा परफेक्ट करती हूं। क्लियर। वो होता है परफेक्शनिज्म, जब हम हमेशा चाहते हैं ना कि हर एक काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो, मैं जो भी करूं वो बिल्कुल परफेक्ट हो, मेरे लिए जो भी काम करे वो बिल्कुल परफेक्ट हो, तो उसे एक परफेक्शनिज्म की तरफ जब हम जाना चाह रहे होते हैं ना, दैट इज अनहेल्पफुल हैबिट। फाइन। अवॉइडेंस,
procrastination, etc. are strategies that help to cope in the short term but which make one more vulnerable to stress. जब हम ज़्यादातर चीज़ों को लाइफ में अवॉइड करते जाते हैं, जब कोई ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में जो हमारे लिए सही नहीं है, जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, पर हम बार बार उसको अवॉइड करते उसी काम को, लेकिन बाद में अवॉइड करते हैं, अरे ठीक है वो तो चलता है, वो तो होता है ना। जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रोकास्टिनेट करना, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती। शॉर्ट टर्म में तो हमको अच्छी लगती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इसके इफेक्ट्स अच्छे नहीं होते हैं और ये हमें स्ट्रेस से और ज़्यादा वल्नरेबल बना देते हैं। मतलब ऐसे लोगों को स्ट्रेस और ज़्यादा होगा। So perfectionism are persons who have to get everything just right. They have difficulty in varying standards according to factors such as time available, consequences of not being able to stop work and the effort needed. तो परफेक्शनिस्ट कौन से लोग हो गए? जिनको हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही चाहिए, जिनको मतलब डिफिकल्टी होती है कुछ स्टैंडर्ड्स को मीट आउट, मतलब उनको ऐसा लगता है कि टाइम जो है इतने टाइम में ही ये चीज होनी चाहिए, है ना। लाइक खाना खा रहे तो 15 मिनट में ही खाना चाहिए, 20 मिनट नहीं हो जाना चाहिए, 15 से 16 मिनट नहीं हो जाना चाहिए। फाइन, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। जिनको consequences of not being able to stop work, अपने काम को जो है मतलब बिल्कुल ऐसे करते जा रहे हैं, जितना एफर्ट उनको चाहिए है वो चीज़ें उनको नहीं मिल रही हैं, तो मतलब एक काइंड ऑफ बिल्कुल परफेक्शन उनको अपनी लाइफ में चाहिए होता है। They are more likely to feel tense and find it difficult to relax, are critical of self and others and may become inclined to avoid challenges. ऐसे लोग वो होते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम टेंशन में ही रहते हैं, रिलैक्स नहीं कर पाते, और जो दूसरे अपना काम बिल्कुल टाइम से नहीं करते हैं तो वो उनको लेके बड़े क्रिटिकल हो जाते हैं, अरे ये तो बहुत ही बुरे लोग हैं, ये तो अपना काम ही नहीं कर पाते, इनको तो कुछ भी नहीं आता है, मुझे देखो मैं तो हर चीज़ परफेक्ट करता हूँ, मैं तो बहुत ही परफेक्शनिस्ट हूँ। फाइन, सो ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो जनरली लाइफ में चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाते हैं और ऐसे लोगों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अवॉइडेंस इज टू पुट द इशू अंडर द कारपेट एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट और फेस इट। अवॉइडेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रॉब्लम आपको लग रही है तो उसको बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया कि नहीं, मुझे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मुझे तो इसके बारे में सोचना नहीं है। हालांकि फ़र्क पड़ रहा है बट हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि हमको इस एक चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज कोई एक स्टूडेंट है, वो एग्ज़ाम में 50% मार्क्स उसके आते हैं, बिल्कुल मतलब बाउंड्री पे पास होता है वो, ठीक है, ऐसे मान लो वो बिल्कुल बाउंड्री पे पास होता है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स में। अब उसको उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि देखो तुम फेल भी हो सकते थे, तुम्हारे साथ में ऐसा, या मान लो वो फेल ही हो गया, ठीक है, वो बिल्कुल फेल ही हो गया, अब उसके पेरेंट्स उसको बोल रहे हैं, तो ही भी लाइक कि हाँ तो क्या हो गया, फेल ही तो हुआ ना, उससे कुछ नहीं होता, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, हो गया तो हो गया। सो लाइक अवॉइड करना कि हाँ ठीक है, जो हो गया तो हो गया, मेरे को उसके बारे में सोचना ही नहीं है। सो जहाँ वो उस इशू को मतलब अंडर द कारपेट इन द सेंस कि बिल्कुल ऐसे रिफ्यूज कर दिया, बिल्कुल छोड़ दिया कि नहीं, मेरे को उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना, मेरे को उसको फेस ही नहीं करना, तो अवॉइड कर दो इस सिचुएशन को। बहुत बार ऐसा होता है ना, कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसको फेस करने के गट्स हमारे अंदर नहीं होते हैं, हम उसको अवॉइड कर रहे होते हैं, बट दोज गट्स कि आप उसको अवॉइड ना करो, दैट ऑल्सो मेक्स यू कॉन्फिडेंट, और आपको लाइफ में चैलेंजेस फेस करने के लिए भी वो आपको प्रिपेयर कर रहा होता है। सो यू मस्ट not do avoidance. Procrastination means putting off what we know we need to do. Procrastination का मतलब ये होता है कि हमको क्या चीज़ करना है, मतलब what we know we need to do. We all are guilty of saying I will do it later. That means पुटिंग ऑफ वट वी नो वी नीड टू डू। हमको पता है हमको ये काम करना है, लेकिन हम उसको टालते जाते हैं, ठीक है, कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, हम सबकी आदत होती है ना, हाँ वो तो अभी कर लेंगे, अभी तो इतने दिन बचे हैं, मैं इतने दिनों में कर लूँगा, हाँ मेरे से तो हो जाएगा, है ना। तो ये जो एक हमारी टेंडेंसी होती है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए गलत होती है। जो लोग प्रोकास्टिनेट करते हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ों को फेस करने से डर रहे होते हैं, और उनको डर होता है कि अगर उनने वो काम करा तो कहीं उनको फेलियर ना मिल जाए, कहीं उनको रिजेक्ट ना कर दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, आप की पेरेंट्स मीटिंग है, ठीक है, और आपके पेरेंट्स मीटिंग में टीचर्स ने कहा है कि आपको अपने पेरेंट्स को लेकर आना है, तो आपने कहा कि हाँ ठीक है मम्मी, पेरेंट्स मीटिंग है, अपने पास टाइम नहीं है ना, अपन बाद में मिल लेंगे, ठीक है। अब आपकी मम्मी ने उस दिन तो मान लिया, ठीक है, लेकिन आपने कुछ दिन बाद मम्मी ने कहा कि अरे पेरेंट्स मीटिंग में जाना था, उस टाइम नहीं जा पाए, कुछ ज़रूरी काम आ गया था, तो अभी चल देते हैं, तो आपने फिर से कहा नहीं ठीक है ना, बाद में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप वहाँ जाओगे तो शायद आपकी जो टीचर हैं वो आपके बारे में कुछ नेगेटिव चीज़ें आपकी मम्मी को बता दें। वो आपको लग रहा है, वो बताएं या ना बताएं वो अलग बात है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है तो आप उसको फेस ही नहीं करोगे।
फाइन। सो दैट इज अ काइंड ऑफ प्रोकास्टिनेशन जो हम लोग करते हैं। तो अगर इन चीज़ों से हम बचेंगे, अवॉइडेंस हो गया, परफेक्शनिज्म हो गया, प्रोकास्टिनेशन और भी ऐसी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ को में बहुत कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं और साथ ही साथ में अपनी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको फेस भी कर सकते हो। तो ऐसी अनहेल्पफुल हैबिट्स को हमको अपने से दूर रखना है ताकि हम कॉन्फिडेंट रहें, चैलेंजेस को फेस कर पाएं और स्ट्रेस जैसी चीज़ों से दूर रहें। Now, various factors have been identified which facilitate the development of positive health. इसी के साथ में एक और जो नया फैक्टर है वो है पॉजिटिव हेल्थ। ठीक है, तो अब पॉजिटिव हेल्थ को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो फैसिलिटेट करते हैं पॉजिटिव हेल्थ के डेवलपमेंट को। तो ये तो हमने बात करी उन फैक्टर्स की, उन चीज़ों की जिनके थ्रू हम पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग को प्रमोट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम स्ट्रेस को अपने आप से दूर रख सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, जिनके थ्रू हम अपनी लाइफ में चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। लाइक वी हैव discussed about the personality traits of hardiness. We have also discussed about the positive lifestyle if you follow. So इन चीज़ों की हमने बात करी कि लाइफ स्टाइल में कैसे इन चीज़ों के थ्रू, जैसे हमने बात करी एक क्या अभी हम डिस्कस करे थे ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स के बारे में, हमने और भी चीज़ों को डिस्कस किया, लाइक असर्टिवनेस क्या होती है एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें हमको बताती कि आप एक अच्छी लाइफ कैसे लीड कर सकते हो। ये लाइफ स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके अंदर हैं तो आप अपनी एक अच्छी हेल्दी लाइफ को लीड कर सकते हो। अब हेल्दी लाइफ के साथ साथ में लाइफ में हमको पॉजिटिव हेल्थ भी रखनी है ना, मतलब हमको पॉजिटिव भी रखना है। तो पॉजिटिव हेल्थ कैसे रहेगी उसकी हम बात करते हैं। तो देखो, health is a state of complete physical, mental, social and spiritual well-being and not merely the absence of disease or infirmity. हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि अगर आपको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, अगर आपको किसी तरह की आपकी कोई डिसीज़ आपको नहीं हो रही है, या आप मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आपको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, तो आप हेल्दी हो। हेल्थ सिर्फ इतना छोटा सा डायमेंशन नहीं है। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग। अगर आप फिजिकली अपनी बॉडी से भी, मेंटली अपने माइंड से भी, सोशल यानी जिस सोसाइटी में जिन लोगों के साथ में आप रहते हो, स्पिरिचुअली भी अगर आप वेल बींग हो, यानी कि आप अच्छे से आपकी लाइफ जी रहे हो, सो दैट मीन्स यू आर हेल्दी। हेल्दी होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आपको किसी तरह की कोई डिसीजेज नहीं है। हेल्दी मीन्स आपका माइंड भी खुश है, आप भी खुश हो, आपकी बॉडी में भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिन लोगों के साथ में रहते हो वो भी एक हेल्दी इन्वायरमेंट आपको देते हैं, और स्पिरिचुअली भी आपके बिलीव्स, आपके प्रिंसिपल्स, इन चीज़ों में भी कहीं ना कहीं आप बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो। दैट मेक्स यू हेल्दी। फाइन। सो पॉजिटिव हेल्थ कंप्राइजेज द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट्स: अ हेल्दी बॉडी, high quality of personal relationships, a sense of purpose in life, self-regard, mastery of life's task, and resilience to stress, trauma and change. तो पॉजिटिव हेल्थ का मतलब होता है एक हेल्दी बॉडी जहां पर आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे हों, जहां पर आपकी लाइफ का एक पर्पस हो जिसके लिए आप वर्क करते हो, आप अपनी लाइफ के टास्क में जो भी चैलेंजेस आपको मिलते हैं आप उसमें मास्टर हो, आप अपने आप को बहुत ही क्या बोलते हैं, मायने देते हो, बहुत ही तवज्जो देते हो, आप स्ट्रेस, ट्रॉमा, चेंजेस, इन चीज़ों को लेके रेसिलिएंट हो, यानी आप इनको एक्सेप्ट करते हो इन अ पॉजिटिव वे, और इन चीज़ों से आप मतलब अपने आप को दूर भी रखते हो, काइंड ऑफ रेसिस्टेंस। आपके बुक में एक बॉक्स दिया है दैट इज 3.3 जहां पर रेसिलियंस और हेल्थ की रिलेशनशिप दी है जिसको हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर स्पेसिफिकली फैक्टर्स दैट एक्ट एज ए स्ट्रेस बफर्स एंड फैसिलिटेट पॉजिटिव हेल्थ आर डाइट, एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग एंड सोशल सपोर्ट। तो स्ट्रेस और पॉजिटिव हेल्थ के बीच में जो चीज़ें काम करती हैं, जो आपको स्ट्रेस नहीं होने देंगे और आपकी हेल्थ को पॉजिटिव रखेंगी, वो क्या क्या है? अगर आप एक अच्छी डाइट लेते हो, अगर आप एक्सरसाइज करते हो, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है, और साथ ही साथ में सोशल सपोर्ट अगर आपके पास में है, तो यू विल बी हेल्दी और स्ट्रेस आपसे दूर रहेगा। तो डाइट और एक्सरसाइज की बात तो हम ऑलरेडी मतलब कर भी चुके हैं पहले भी, यहाँ भी खैर एक बार डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि कैसे इन चीज़ों के थ्रू आप स्ट्रेस को अपने आप से दूर रख सकते हो और साथ ही साथ में एक पॉजिटिव हेल्थ जो है उसको गेन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइट की। A balanced diet can lift one's mood, give more energy, feed muscles, improve circulation,
prevent illness, strengthen the immune system, and make one feel better to cope with stresses of life. तो अगर आप एक बैलेंस डाइट लेते हैं तो इससे आपका जो मूड है वो हमेशा लिफ्ट अप रहेगा, यानी कि आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा, आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग रहेगा, आपको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी, आपके मसल्स को फीड करेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देगा वर्क करने के लिए। सो इसके थ्रू जब आप खुद से बहुत ही एनर्जेटिक हो और बहुत ही फिट हो, सो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको हेल्प आउट करने वाली है टू कोप अप विद द स्ट्रेस। एंड द की टू हेल्दी लिविंग इज टू ईट 3 मेन मील्स a day and eat a varied well balanced diet। तो एक हेल्दी लिविंग के लिए जो चीज़ बहुत रिक्वायर्ड है वो क्या है कि आपको एटलीस्ट 3 मेन मील्स जो हैं वो दिन भर में लेने चाहिए, मतलब 3 बार अच्छे से आपको खाना खाना चाहिए। लाइक भी मतलब हम लोग जैसे लेते हैं ना कि ब्रेकफास्ट हो गया, एक हैवी ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, साथ ही साथ में वरीड वेल बैलेंस डाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई एक ही चीज़ हो जो डेली अपनी डाइट में खाते हो, लाइक उसमें आपको वेरिएशंस करते रहना चाहिए कि आज आपने इस एक चीज़ को इंक्लूड कर लिया, फिर आपने जैसे कोई फ्रूट्स, अब जैसे आप फ्रूट्स ले रहे हो तो अगर आप एप्पल ही एप्पल मत लो, है ना, फिर मतलब एप्पल के साथ में फिर आप कभी कभी ऑरेंज ले लो, कभी बनाना ले लो, तो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे अगर वरीड आपकी बैलेंस डाइट रहेगी तो दैट विल हेल्प यू अलॉट। एंड हाउ मच न्यूट्रिशन वन नीड्स डिपेंड्स ऑन वंस एक्टिविटी लेवल, जेनेटिक मेकअप, क्लाइमेट एंड हेल्थ हिस्ट्री। इसी के साथ में एक पर्सन को कितना न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है ये चीज़ डिपेंड करती है उसके कितना एक्टिविटी वो दिन भर में करता है, उसकी जेनेटिक मेकअप किस तरह का है, यानी कि किस क्लाइमेट वगैरह में वो रह रहा है, उसकी हेल्थ हिस्ट्री कैसी रही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, 2 पर्सन्स हैं ए और बी। तो ए है जो कि डेली 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेता है, लेकिन वहीं जो बी पर्सन है वो 250 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेता है। दोनों का प्रोटीन लेवल अलग अलग है और दोनों को उतना ही प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, इससे ज़्यादा इससे कम अगर होगा दोनों के लिए तो वो उनके प्रोटीन लेवल के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। लाइक ए अगर 100 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन लेने लग जाए सो वो कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ को अफेक्ट करने लग जाएगा। फाइन, तो वो डिपेंड करता है हर एक की बॉडी पर कि आपको कितनी कितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। आई थिंक सो दैट इज क्लियर कि डाइट जो है वो कैसे हमको हेल्प आउट करती है स्ट्रेस फाइट करने में। एंड ऑल्सो व्हाट पीपल ईट, हाउ मच डू दे वे, इन्वॉल्व बिहेवियरल प्रोसेसेस। सम पीपल आर एबल टू मेंटेन अ हेल्दी डाइट एंड वेट while others becomes obese. When we are stressed, we seek comfort foods which are high in fats, salt and sugar. तो एक और चीज़ डिपेंड करती है कि आप क्या चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, क्या आप खा रहे हो और कितना आप कंज्यूम कर रहे हो, उससे आपका बिहेवियरल प्रोसेस में जो है मतलब वो चीज़ें इन्वॉल्व्ड होती हैं। साथ ही साथ में कुछ होते हैं जो अपने आप को हर एक चीज़ खाने पीने के बावजूद भी फिट रख पाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जिनको मोटापा होने लग जाता है, ओबेसिटी होने लग जाती है। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। और साथ ही साथ में जब आपको स्ट्रेस होता है तो आप क्या करते हो, ज़्यादा कंफर्ट फूड्स लेने लग जाते हो, जैसे जो कि हाई इन सॉल्ट एंड शुगर एंड फैट, जिनमें ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो बेटर है कि अगर आपकी डाइट अच्छी रहेगी तो आप फिट एंड फाइन रहोगे, आप फिट एंड फाइन रहोगे, आपका बिहेवियरल प्रोसेस जो है उनमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, आपकी थिंकिंग में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ में आप स्ट्रेस के साथ में फाइट कर पाओगे। क्लियर। नेक्स्ट यू हैव इज एक्सरसाइज। जैसे कि एक्सरसाइज के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर आप एक्सरसाइज करते रहते हो कंसिस्टेंटली तो आपकी फिजिकल फिटनेस और हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी बनी रहेगी, है ना। तो एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. Also, of all the measures an individual can take to improve health, exercise is the lifestyle change with the widest popular approval. एक इंडिविजुअल अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जितने भी मेजर्स लेता है उसमें सबसे ज़्यादा जिसको माना जाता है वो होती है एक्सरसाइज, कि अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो, आपके रूटीन में है, तो यू विल बी फिट एंड फाइन एंड हेल्दी. रेगुलर एक्सरसाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे वेट और स्ट्रेस को मैनेज करने में, और साथ ही साथ में इसका एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होता है टेंशन रिड्यूस करने में, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों को कम करने में. तो जैसे कि हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है कि अगर आप एक्सरसाइज करते रहते हो तो इससे क्या होगा, पहली चीज़ आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, आप फिजिकली फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे. तो ऐसे में कोई भी स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको टेंशन दे रही है, जो आपको परेशान कर रही है, सो यू कैन टैकल विद दैट, क्योंकि आपका माइंड जो है ना दैट इज एट पीस, और साथ ही साथ में उसके अंदर भी एनर्जी है किसी भी चीज़ को फाइट करने के लिए. फाइन. तो अगर आप कंपेयर करोगे एक पर्सन जो कि बहुत ही लेजी है, एक पर्सन जो कि बहुत ही एक्टिव रहता है बिकॉज ही इज ऑल्सो फिजिकली फिट एंड फाइन, ही और शी,
तो उन दोनों में आपको स्ट्रेस कोप करने में डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। ओके, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द फिटनेस। फिजिकल एक्सरसाइजेज जो कि ज़रूरी होती हैं गुड हेल्थ के लिए, जैसे कि स्ट्रेचिंग हो गई या फिर योगिक आसन्स हो गए, एरोबिक एक्सरसाइजेज हो गई जैसे जॉगिंग करना, स्विमिंग करना, साइकिलिंग करना, ये सब एक्सरसाइजेज का ही पार्ट है। सो इफ यू आर डूइंग अ काइंड ऑफ एनी फिजिकल एक्सरसाइज इन योर डेली रूटीन, सो दैट विल कीप यू हेल्दी प्लस रिड्यूस स्ट्रेस। वेयर इज स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस का कामिंग इफेक्ट होता है, एरोबिक एक्सरसाइजेस का अराउजल लेवल ऑफ द बॉडी को जो है वो इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो सभी के इम्पैक्ट्स अलग अलग होते हैं। और जो हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं एक्सरसाइज के, वो ये होता है कि इट वर्क्स एज अ स्ट्रेस बफर। तो आपकी हेल्थ पर जो भी स्ट्रेस का इफेक्ट पड़ेगा, अगर आप फिट एंड फाइन हो तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस को आप तक पहुंचने ही नहीं देगा। क्लियर? तो वो एज अ बफर यहाँ पर वर्क करेगा। और स्टडीज सजेस्ट करती हैं दैट फिटनेस परमिट्स इंडिविजुअल्स टू मेंटेन जनरल मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग इवन इन द फेस ऑफ नेगेटिव लाइफ इवेंट्स। मतलब स्टडीज ये बताती हैं कि फिटनेस जो है वो एक इंडिविजुअल को जनरल मेंटल और फिजिकल वेलबींग रखने में हेल्प आउट करता है, और इसी के साथ साथ किसी तरह का नेगेटिव लाइफ इवेंट है तो आप उसे भी इजीली फेस कर पाते हो। इज दैट क्लियर टू यू? आपको ये समझ में आया कि डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू हम कैसे पॉजिटिव हेल्थ को मेंटेन करके रख सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट वी हैव इज पॉजिटिव एटीट्यूड। तो अगर पॉजिटिव हेल्थ और वेलबींग को हमको रियलाइज करना है तो पॉजिटिव एटीट्यूड होना हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे ये एक चीज़ होती है? तो देखो, सम ऑफ द फैक्टर्स लीडिंग टू अ पॉजिटिव एटीट्यूड आर हैविंग अ फेयरली एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ रियलिटी। जो भी रियलिटी है ना, एटलीस्ट यू मस्ट एक्सेप्ट इट, और आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज रियलिटी और कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि मतलब हमको इस रियलिटी से दूर रखती है। मतलब एक ऐसा होता है ना, एक हमारे अलग ही दुनिया होती है जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हैं, आइडियल वर्ल्ड के बारे में हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, बट रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। तो जब आपको उस रियलिटी के बारे में पता होता है, और साथ ही साथ में पॉजिटिव एटीट्यूड तब होता है जब आपका एक एक्यूरेट परसेप्शन हो रियलिटी को लेके, आप रियलिटी को समझते हो। अ सेंस ऑफ पर्पस इन लाइफ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पता है कि आपकी लाइफ का एक पर्पस है, आप इस लाइफ को लीड कर रहे हो तो आप क्यों कर रहे हो, कैसे, मतलब आप आगे क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, और आपकी क्या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये आपको पता है। एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेंस फॉर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ऑफ अदर्स। कोई दूसरे पर्सन का व्यू पॉइंट अलग है, उसका थॉट अलग है, आपके थॉट से अलग है, तो आप उसको एक्सेप्ट करते हो और आप उसको टॉलरेट भी करते हो कि ठीक है, अगर ये मेरी बात से अलग अपना व्यू पॉइंट रखता है सो दैट्स टोटली ओके, क्योंकि उसका एक अपना व्यू पॉइंट हो सकता है, मेरा एक अपना व्यू पॉइंट हो सकता है चीज़ों को लेके। और अगर वो आपको कोई चीज़ बता रहा है जो आपको ऐसा लगता है कि जैसे मान लो एक एग्जांपल, आप कोई बात बोल रहे हो किसी पर्सन से और वो बोल रहा है नहीं नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं बल्कि ऐसे होती है। अब अगर वहाँ पर आप अपने आप को प्रूव करने लग जाओ कि नहीं नहीं ऐसा ही सही है, ऐसा ही सही है, सो दैट मीन्स यू डोंट हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। वहां पर आपको क्या एक चीज करनी होती है, जैसे कोई पर्सन आपसे कोई बात बोल रहा है जिसको आप अग्री नहीं करते हो, सो सबसे पहली चीज तो अपने आप से ये सवाल पूछो, ठीक है, उस एक टाइम पर कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप और आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, आप लोग अपने करियर को लेके कुछ डिस्कशन कर रहे हो और आपके बीच में ऐसे कुछ बात चल रही है, आप कुछ बोल रहे हो कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, और आपका फ्रेंड आपको बता रहा है कि नहीं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आप ये 2-4 स्टेप्स फॉलो करके भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। अब आप कह रहे हो नहीं नहीं यही होता है, और वो बोल रहे हैं नहीं यही होता है, तो ऐसे में तो आर्ग्यूमेंट होगा। तो बेटर है कि दोनों एक दूसरे की बात को अच्छे से सुनो। अगर आपको ऐसा लगता है, जैसे मान लो आप जिस एग्जाम के बारे में बात कर रहे हो, अगर आपको उसके बारे में 200% नॉलेज है, उसके बावजूद भी अगर सामने वाला पर्सन कुछ बोल रहा है तो एटलीस्ट हमको उसको सुनना चाहिए। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं आप ही करेक्ट हो, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस लाने हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा सही हो सकता है जो हम बात बोल रहे हैं वो गलत भी हो सकती है। सो यू मस्ट एक्सेप्ट दैट कि हाँ शायद मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं है या शायद मुझे पता नहीं था, ठीक है। या फिर अगर आप सही भी हो और सामने वाला पर्सन आपको बोल रहा है नहीं नहीं आप गलत हो, तो यू मस्ट लाइक कि ओके दैट डजंट मैटर, क्योंकि किसी और के कहने से क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड कि आप दूसरों की बातों को सुनो, समझो, टॉलरेट कर सको, और अगर सही है तो एक्सेप्ट भी कर सको। दैट इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। इसी के साथ में टेकिंग क्रेडिट फॉर सक्सेस एंड एक्सेप्टिंग ब्लेम फॉर फेलियर। तो अगर आपने कोई बहुत अच्छा काम किया है जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिली है, सो उसके लिए आपको अपने आप को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, अपने ऊपर वो क्रेडिट लेना भी चाहिए कि हाँ मैंने, जैसे आपके 12th एग्जामिनेशंस में 95% आ जाते हैं, ठीक है,
और आपने उसके लिए साल भर बहुत मेहनत भी करी थी। सो यू शुड नॉट से कि अरे वो तो लक से आ गए, अरे मैंने तो पढ़ाई नहीं करी थी पर मेरे आ गए। यू शुड नॉट लाइक दैट। आपने मेहनत करी है तभी तो आपके वो मार्क्स आए हैं ना। सो यू शुड टेक द क्रेडिट कि हाँ मैंने मेहनत करी है, साल भर मैंने इतनी पढ़ाई करी है, इसलिए मेरे इतने मार्क्स आए हैं। मान लो आपने पढ़ाई करी थी लेकिन आपके मार्क्स नहीं आया, 50% आ गए, ठीक है। सो यू मस्ट ऑल्सो टेक दी फेलियर ऑल्सो, मतलब कि आपको फेलियर को भी एक्सेप्ट करना है कि ओके दैट्स अ फेलियर फॉर मी, मैं इसको इंप्रूव करूंगा आगे, ठीक है। अब फेलियर को लेके बैठ नहीं जाना है कि अरे मैं तो फेल हो गया, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में, मेरे से तो कुछ नहीं होगा। दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कि ठीक है आपको किसी एक चीज में सक्सेस नहीं मिली, बट दूसरी चीजों में आप अपने आप को इंप्रूव करोगे और अच्छे से परफॉर्मेंस दोगे। क्लियर? तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के, आई थिंक दैट इज क्लियर टू यू। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, पॉजिटिव एटीट्यूड में आपको रियलिटी को समझना है। आपकी लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए, आप इस लाइफ को जी रहे हो तो आप आगे क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ साथ में आप दूसरों के व्यू पॉइंट्स को एक्सेप्ट करते हो, टॉलरेट करते हो, अपने सक्सेस अपने फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, और साथ ही साथ में चीज़ों मतलब यही सारी चीज़ें होती है ना जहाँ पर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड चीज़ों को लेके रखते हो। तो ये क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर हैं तो यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, और कहीं ना कहीं अगर किसी चीज़ में लैक कर रहे हो सो यू कैन इम्प्रूव इट। फाइनली, being open to new ideas and having a sense of humor with the ability to laugh at oneself help us to remain centered and see things in a proper perspective। साथ ही साथ में जब हम नई चीज़ों को, नए आइडियाज़ को लेके बहुत ही ओपन रहते हैं, मतलब कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल भी दे रही थी ना कि आपके फ्रेंड और आपके बीच में कोई कॉन्वर्सेशन चल रही है एग्जाम को लेके, अब मान लो वहां पर आपको कोई नई चीज़ जानने को मिलती है, सो यू शुड बी ओपन टू ऑल दोज थिंग्स कि ठीक है मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है, मुझे कुछ नया जानने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आपका एक अपना, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है और ये एक कोई एग्जामिनेशन है, ठीक है। आप बोलते हो इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए सिर्फ ये ही रास्ता है, और आपका फ्रेंड कहता है नहीं ये रास्ता भी है, सीधे ऐसे भी किया जा सकता है। अब आपने मान लिया नहीं ऐसे ही एग्जाम क्लियर होगा, यही सारी स्टेप्स लगेंगी, ऐसे ही एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है। तो दैट मीन्स कि आप नई चीजों को सुनना ही नहीं चाहते हो और जो आपने सोच के रखा हुआ है आपके लिए वही सही है, बट दैट इज नॉट ट्रू, बट दैट इज नॉट करेक्ट। फाइन, तो इसीलिए ये कहा जाता है कि आपको नई चीजों को सुनना चाहिए, जानना चाहिए। अब जैसे मान लो आपका फ्रेंड बोल रहा है कि नहीं यही एक रास्ता है, हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत हो, अगर आप उसको सुन लोगे तो ऐसा तो नहीं है कि आप छोटे हो जाओगे, है ना। तो बेटर है कि नई चीजों को हम हमेशा जानते रहें, नई नई चीजों को हम हमेशा अपनी लाइफ में सीखते रहें, और इसी के साथ में एक सेंस ऑफ ह्यूमर हमारे अंदर होना चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर समझते हो ना कि मतलब मैं ऐसे समझाऊं आपको सेंस ऑफ ह्यूमर कि आपका एक अपना दिमाग होना चाहिए, ठीक है, और उन चीज़ों के अकॉर्डिंग आपको सोचना चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस कुछ वैसा होना चाहिए। कोई चीज़ आपसे कभी गलती होती है तो अपने ऊपर भी उसमें हंसना कोई बुरी चीज़ नहीं है। लाइक जैसे कभी होता है ना कि हम गिर जाते हैं तो हम अपने ऊपर हंसने लग जाते हैं कि अरे यार हम स्लिप हो गए और हम गिर गए, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज़ होती है लाइफ में, तो वहाँ पर अगर हमसे कोई गलती हुई है या हमसे कोई ऐसी चीज़ हो गई है जो कि फ़नी है, तो उस टाइम पर अपने ऊपर हंसने से ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी वैल्यू कम कर रहे हो। दैट इज़ अ थिंग कि आप कॉन्फिडेंट हो और आप चीज़ों को लेके ओपन हो, है ना, आपके अंदर एक ओपननेस है। सो इससे आप एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में अपनी थिंकिंग रख सकते हो, अपने हिसाब से चीज़ों को सोच समझ सकते हो, राइट। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों को लेके अपने दिमाग में चलोगे कि नहीं मुझसे तो कभी गलती हो ही नहीं सकती, मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, मैं जो मतलब मेरे जो आइडियाज़ हैं वही सब कुछ प्रॉपर है, यहाँ पर आप गलत हो जाते हो। लेकिन अगर आप ओपननेस रखते हो, है ना, आप नई चीज़ों को सुनते हो, समझते हो, जानते हो, और एक लर्नर हो, एक ऑब्जर्वर हो, है ना। ऐसी कोई एक कहावत है, मुझे एग्जैक्ट लाइंस तो याद नहीं है, बट ऐसा कहा जाता है कि बोलने से पहले हमको सुनना चाहिए, है ना। मतलब आप कोई चीज़ बोल रहे हो तो पहले आप सुनो, उसके बाद में बोलो। और इसी के साथ साथ मुझे मतलब मैं जो एक चीज़ बोलती हूँ कि एक लिसनर और एक ऑब्जर्वर, हम लाइफ में कुछ हो या ना हो ये हमको ज़रूर होना चाहिए। लिसनर वो पर्सन होता है जो दूसरों की बातों को भी सुनता है और फिर अपनी बात बोलता है। हमेशा लिसनर नहीं होना है, बोलना भी है, नहीं तो फिर आप ऐसे हो जाओगे कि हाँ आप बस सुनते हो लेकिन खुद कुछ नहीं बोलते, है ना। तो हमेशा लिसनर नहीं, लेकिन
सुनने के बाद ही बोलना चाहिए। और ऑब्जर्वर इन द सेंस कि पहले हमारे अंदर एक ऑब्जर्वेशनल कैपेसिटी होनी चाहिए। जैसे आपने ऑब्जर्वेशन बहुत बार पढ़ा हुआ है चैप्टर्स में कि जब साइंटिफिक रिसर्च वगैरह की जाती है तो कैसे ऑब्जर्वेंस या ऑब्जर्वेशन भी जो है एक काइंड ऑफ टेक्निक होती है। तो हमेशा ऑब्जर्व करो अपने आसपास में क्या हो रहा है, लोगों को समझने की, चीज़ों को समझने की, सिचुएशंस को समझने की कोशिश करो और उसके बाद में ही बोलना चाहिए। क्लियर? क्योंकि अगर आप एकदम से आके ऐसे भड़बड़ाते हुए बोलोगे या एक मतलब क्विक रिएक्शन अगर आपका आता है ना, सो वो चीज़ आपकी नेगेटिव पर्सनालिटी को दिखाती है। तो बेटर है कि सोच समझ के पूरा ऑब्जर्व करके फिर उसके बाद हमको बोलना चाहिए। ये हमारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी दिखाता है ना, कि हमारे अंदर सुनने की क्षमता है। राइट? इसी के साथ में जैसे कि हमने पॉजिटिव एटीट्यूड में डिस्कस किया, तो आई होप सो कि ये सारे पॉइंट्स तो आपको क्लियर हैं कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर आपका बड़ा ही अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर एबिलिटी भी होना चाहिए कि आप अपने ऊपर भी हंस सकते हो ताकि आप सेंटर्ड में रहो और आप चीज़ों को एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव से देख सको। आपको सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहना है, लेकिन आपको सबके साथ में घुलना मिलना है और सभी मतलब इंटरेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है। ऐसा नहीं कि आप बस अपने ही एक आपने अपने आसपास में एक पूरी दीवार बना के रखी हुई है और आप उसी में रहते हो बस। ठीक है? तो नई चीज़ों के लिए हमको हमेशा ओपन रहना है। दैट शोज योर पॉजिटिव एटीट्यूड। तो ये क्वालिटीज अगर आपके अंदर हैं, ये स्किल्स अगर आपके अंदर हैं, तो आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है और आप चाहो तो आप इनको इंप्रूव भी कर सकते हो। अब एक और चीज़ होती है, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर ये चीज़ें आपके अंदर हैं तो अब एक होता है ऑनेस्ट पर्सन जो कहता है कि हाँ ये क्वालिटीज़ तो मेरे अंदर हैं पर शायद ये क्वालिटीज़ मेरे अंदर नहीं है, तो मैं इसके ऊपर वर्क करने की कोशिश करूँगा या करूँगी। एक पर्सन वो होता है जो कहता है ये सब मेरे अंदर ही है, सब कुछ मुझे आता है, मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। जो ये सेकंड वाला पर्सन है ना, इसका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। ठीक है? हो सकता है आपको ये सारी चीज़ें आती हैं बट स्टिल यू शुड वर्क अपॉन दैट फॉर एवर। राइट? सो ये एक चीज़ हमको हमेशा एक्सेप्टेंस जो है ना वो हमारे अंदर होना चाहिए। क्लियर? एक्सेप्टेंस सिर्फ दूसरों को लेके नहीं, खुद को लेके भी। जहाँ हम गलत हैं तो ठीक है, हम एक्सेप्ट करें कि हाँ यहाँ हम गलत हैं या यहाँ हमें नहीं पता था। हमको बहुत बार ऐसा लगता है कि एक्सेप्ट करने से शायद हम छोटे हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप अपनी गलती को मानते हो तो आप 10 लोगों की नज़रों में और बढ़ जाते हो कि हाँ यार इसके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि ये अपनी गलतियों को मान सकता है। राइट? क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट पर आते हैं, दैट इज पॉजिटिव थिंकिंग। तो अब आपके पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ साथ में पॉजिटिव थिंकिंग भी होनी चाहिए। The power of positive thinking has been increasingly recognized in reducing and coping with stress. Optimism, which is the inclination to expect favorable life outcomes, has been linked to psychological and physical well-being. आपकी थिंकिंग अगर पॉजिटिव रहेगी ना तो आप स्ट्रेस को कम भी कर सकते हो, कोप अप भी कर सकते हो। कैसे? अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हो तो। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमिज्म या ऑप्टिमिस्टिक जो आशावादी है, जिसको हमेशा होप दिखता है आगे और एक पॉजिटिव सेंस में कि आज जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आज जो भी सारे सर्कमस्टेंसेस हैं, एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं इन सारी चीज़ों को ओवरकम कर जाऊंगा या कर जाऊंगी। दैट मीन्स मान लो कोई ये एक्स स्टूडेंट है, ठीक है, ये 11th क्लास में फेल हो गया, ठीक है, और जैसे तैसे मतलब फेल नहीं हुआ, ऐसे मान लो इसकी सप्लीमेंट्री आ गई, ठीक है। अब जैसे तैसे ये पास होके 12th क्लास में आ जाता है, ठीक है, मे बी फेल होता है या जो भी होता है, सप्लीमेंट्री आती है, ठीक है। अब इसको सब लोग बोल रहे हैं तुम तो 12th भी पास नहीं कर पाओगे, इससे तो बेटर है कि तुम कुछ ऐसे ही छोटा मोटा काम देख लो, क्योंकि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम अपने जॉब करियर में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन ये पर्सन है जो बोलता है कि ठीक है मैं 11th में फेल हो गया, दैट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, मेरी गलती रही होगी, लेकिन मैं 12th में अपने आप को इम्प्रूव करूंगा, मैं उन चीज़ों पर वर्क करूंगा जिनमें मैंने 11th क्लास में ध्यान नहीं दिया है, तो मैं 12th क्लास में पास होके दिखाऊंगा। तो इसने एक होप दिखा दी। ऐसा नहीं कि इसने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया, इसने एक होप दिखाई कि नहीं मैं कोशिश करूंगा। जो लोग ये बोलते हैं ना मैं कोशिश करूंगा, वो कहीं ना कहीं उस एक चीज के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। और जो ऐसे बोलते हैं ना, मतलब ये 100% ट्रू नहीं है सभी के लिए, सबकी पर्सनालिटी अलग होती है, लेकिन जो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि मैं तो करके ही दिखाऊंगा, मेरे से तो होगा ही, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, राइट। आप जैसे कभी किसी से प्रॉमिस करते हो ना ये तो होगा ही होगा, तो वहां पे चीजें गड़बड़ा जाती हैं। जहां आप बोलते हो कि नहीं मैं कोशिश करूंगा, मैं ये चीज आगे मतलब मैं ट्राई करूंगा, तो वहां पे दिखता है कि हाँ आप
इसको कर सकते हो, वहाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखता है कि हाँ शायद कर पाएगा, शायद कर पाएगा। ओके, तो वो एक ऑप्टिमिज्म होता है, एक ऑप्टिमिस्टिक चीज़ होती है कि हम एक होप रखते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे हमारी लाइफ में चीज़ें अच्छी होंगी, राइट। तो अगर आप इस तरह के ऑप्टिमिस्टिक हो तो कहीं ना कहीं आप साइकोलॉजिकली फिजिकली भी अच्छे रहते हो। मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। मान लो कोई जैसे इसी स्टूडेंट का हम एग्जांपल ले लें, अब ये क्लास 11th में फेल हो गया, तो अब इसके मन में ऐसा आने लगा मेरे से तो कुछ नहीं हो पाएगा, मैं तो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मैं तो क्लास 11th में ही फेल हो गया, तो मेरा 12th क्लास में क्या होगा, मैं आगे लाइफ में क्या कर पाऊंगा। और ये अपने आप को बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स, एंड नेगेटिव थॉट्स आए तो स्ट्रेस हार्मोन आएगा, तो इम्यून सिस्टम वीक होगा, इम्यून सिस्टम वीक होगा तो फिजिकल मेंटल वेलबींग भी डिक्लाइन हो जाएगी, राइट। तो बेटर है ना कि उन नेगेटिव इमोशंस को ना आने दिया जाए, यू मस्ट बी पॉजिटिव। देखो कहना बहुत आसान होता है, आप भी बोलोगे ये चीज़ कि कहना बहुत इजी होता है कि ठीक है मैम ने बोल दिया पॉजिटिव रहना है तो पॉजिटिव रहेंगे। यू शुड वर्क अपॉन दैट, है ना। धीरे धीरे करके उसके ऊपर वर्क करोगे तो धीरे धीरे करके आपके अंदर वो चीज़ें आएंगी कि मुझे पॉजिटिव सोचना है। लाइक सबकी लाइफ में वो डाउन वाला फेज आता है ना, जब आप बिल्कुल डाउन पर होते हो, एक तो अप होता है एक डाउन होता है। तो जब आप टॉप पर होते हो तब तो आपको सारी चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन जब आप डाउनफॉल पर आ जाते हो तो आपको ऐसा लगता है शायद कुछ नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। उस एक टाइम पर अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हो, ठीक है, और पॉजिटिव ऐसे नहीं कि आज सोच लिया कि अब से पॉजिटिव रहूंगा तो पॉजिटिव ही रहोगे, दैट्स अ प्रोसेस, ठीक है। साइकोलॉजी जो होती है ना वो एक प्रोसेस होता है, धीरे धीरे टाइम के साथ में सारी चीज होती है, एकदम से कुछ नहीं मिलेगा आपको। सो टाइम के साथ में होगा। सो पॉजिटिव थिंकिंग भी टाइम के साथ में होती है, ऑप्टिमिज्म भी टाइम के साथ में होता है। People differ in the manner in which they cope. Like for example, optimists tend to assume that adversity can be handled successfully, whereas pessimists anticipate disasters. देखो एक होते हैं ऑप्टिमिस्ट, एक होते हैं पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का ही विलोम जो हम बोलते हैं ना, अपोजिट वर्ड है पेसिमिस्ट, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हर एक पर्सन अलग अलग तरीके से कोप करता है। एक पर्सन ऐसे सोचता है जो ऑप्टिमिस्टिक है कि कुछ भी एडवर्स सर्कमस्टेंसेस है तो हम उसको डील करेंगे, ठीक है, हम उसको सक्सेसफुली हैंडल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ है तो हम कोशिश करेंगे, एटलीस्ट ट्राई करेंगे, एंड वी एक्सपेक्ट कि अच्छे पॉजिटिव आउटकम्स मिलेंगे। लेकिन जो पेसिमिस्ट होता है, जिसको ऐसा लगता है कुछ भी अच्छा नहीं होगा, सब बर्बाद हो जाएगा, वो ये बोलता है नहीं नहीं डिजास्टर होगा, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। मान लो कोई एक प्लेस है और ऐसे ऐसे मान लो एक हिली एरियाज है, ठीक है, और ये पूरे माउंटेन्स हैं, ठीक है, यहाँ से एक रिवर फ्लो करती है, ओके, और यहाँ साइड साइड में लोग रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे घर हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं, ओके, क्लियर। अब एक टाइम पे ऐसा होता है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, एक टाइम पे ऐसा होता है कि यहाँ पे इस माउंटेन में क्रैक आ जाता है, ठीक है, इस माउंटेन में क्रैक आ जाता है, छोटे छोटे बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि ये जो क्रैक्स हैं ये सही नहीं है, ये नेचर के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर्स होने वाले हैं, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट को बताते हैं कि देखो यहाँ पे क्रैक्स आ गए हैं, बहुत जल्दी ये जो माउंटेन है ये ढह जाएगा, ठीक है, मतलब कि ये जो माउंटेन है ये पूरी तरह से क्या कर जाएगा, डाउनफॉल हो जाएगा इसका। और यहाँ पर अगर ये डाउनफॉल हुआ तो रिवर का फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली जितने भी लोग आसपास में रह रहे हैं उन सबकी डेथ हो जाएगी। तो आपको इसको क्या करना है, सही करना है, आपको इसको क्या करना है, सही करना है, इस एक मतलब डिजास्टर को होने से रोकना है। अब यहाँ पर दिख रहा है कि एडवर्स सर्कमस्टेंस है, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। ये माउंटेन कितने टाइम में फॉल करेगा हमको नहीं पता। तो गवर्नमेंट में कुछ लोग ऑप्टिमिस्ट हैं, कुछ लोग पेसिमिस्ट हैं, ऐसे मान लो। तो गवर्नमेंट के कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ये माउंटेन का कुछ नहीं किया जा सकता, ये तो ढहेगा और यहाँ पे जितने लोग रह रहे हैं इन सबकी डेथ हो जाएगी। लेकिन पेसिमिस्ट आते हैं फिर, और पेसिमिस्ट क्या बोलते हैं, नहीं एक काम करो, यहाँ जितने लोग रह रहे हैं जल्दी से इनको इवैक्यूएट करो, इन सबको बाहर निकालो, इन सबको किसी अच्छी जगह पर सेफ प्लेस पर ले जाकर रख दो, ताकि जब ये माउंटेन फॉल करेगा तो यहाँ पर वो डिजास्टर नहीं होगा और उस डिजास्टर को रोका जा सकता है। हम इस माउंटेन का कुछ और इलाज करेंगे। क्लियर। तो समझ में आया कि पेसिमिस्ट पर्सन हमेशा बोलेगा नहीं नहीं सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ऑप्टिमिस्ट क्या बोलेगा, नहीं एक होप है कि कुछ अच्छा हो सकता है, हमको भी ऑप्टिमिस्टिक ही होना चाहिए। फाइन। तो अगर हम ऑप्टिमिस्टिक है ना तो हम चीज़ों में पॉजिटिविटी अपने आप ढूंढ लेंगे। लाइक
हो सकता है कि यहाँ पे वो डिजास्टर आ जाए, लेकिन अगर हमने ऐसा बोल दिया सब बर्बाद हो जाएगा, तो लोगों के अंदर एक मतलब ऐसा हो जाएगा ना, वो लोग डर जाएंगे, बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे, इधर उधर भागने लग जाएंगे, और शायद जिस चीज़ को रोका जा सकता था वो और ज़्यादा भयानक हो जाएगी, और ज़्यादा डिजास्टर्स हो जाएगी। तो इसीलिए पेसिमिस्टिक नहीं पर ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। फाइन, बिल्कुल ओवर ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं होना है कि हर एक चीज़ में ही लग रहा है नहीं 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 सब सही हो जाएगा, नहीं नहीं सब कुछ सही हो जाएगा। जैसे किसी पर्सन को कोई बीमारी हो गई है और वो बोल रहा है नहीं नहीं मैं तो ठीक हो जाऊंगा, मैं तो ठीक हो जाऊंगा, डॉक्टर बोल रहा है दवाई ले लो दवाई ले लो, लेकिन वो बोल रहा है नहीं नहीं मैं तो ठीक हो जाऊंगा। इतना ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है, ठीक है। ट्रीटमेंट करवाना है अपना, लेकिन एक होप रखना है कि मैं ठीक हो सकता हूँ। फाइन, सो विल पावर जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। Optimists use more problem focused coping strategies and seek advice and help from them. तो जो optimistic होते हैं वो प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। हमने कोपिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने प्रॉब्लम फोकस्ड इमोशन फोकस्ड दोनों डिस्कस किए हैं। तो जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं फिर प्रॉब्लम को फोकस करते हुए फिर स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं और दूसरों से एडवाइस हेल्प ये चीज़ें लेते हैं। जो पेसिमिस्टिक होते हैं वो प्रॉब्लम को ही इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, और वो बोलते हैं नहीं नहीं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी है ना, तो पेसिमिस्टिक बोलेंगे नहीं नहीं यहाँ तो पूरी डिजास्टर आएगा, और डिजास्टर आएगा सारे के सारे लोगों की डेथ हो जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो वो क्या कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम को तो इग्नोर कर दिया, उनने ये देखा कि स्ट्रेस हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, तो उन्होंने कहा अच्छा डिजास्टर होने वाला है इसलिए स्ट्रेस हो रहा है। क्लियर? सो एंड यूज स्ट्रैटेजीज सच एज गिविंग अप द गोल विथ विच स्ट्रेस इज इन्फेरिंग और डिनाइंग दैट स्ट्रेस एग्जिस्ट। तो क्या करेंगे, वो बोलेंगे देखो यहाँ पे तो डिजास्टर आने वाला है, बेटर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ से अगर डिजास्टर आ गया तो हमको बहुत टेंशन हो जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सो लेट्स इग्नोर द प्रॉब्लम। फाइन, सो ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक क्या होते हैं, आई होप सो दैट इज क्लियर। और पॉजिटिव थिंकिंग कैसे रखनी है ऑप्टिमिस्टिक होके, दैट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। इसी के साथ में हमारा लास्ट टॉपिक है प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग का, एंड दैट इज सोशल सपोर्ट। इसको भी फटाफट से समझ लेते हैं कि सोशल सपोर्ट कैसे हमको स्ट्रेस कम रखने में हेल्प करता है, या स्ट्रेस को कोप अप करने में हेल्प करता है। So social support is defined as the existence and availability of people on whom we can rely upon, people who let us know that they care about, value and love us. Social support का मतलब होता है आपके पास में वो लोग हैं जिन्हें आप अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो, जिनके ऊपर आप थोड़ा बहुत डिपेंड रह सकते हो, जिनके बारे में आप जानते हो, जो आपकी केयर करते हैं, जो आपको जानते हैं, जो आपकी वैल्यू करते हैं और जो आपको प्यार भी करते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे लोग आपके पास में हैं, दैट मीन्स सोशल सपोर्ट आपके पास में है, चाहे वो फैमिली से हो, चाहे वो फ्रेंड से हो, चाहे वो आपके नेबर्स से हो, चाहे वो सोसाइटी के किसी भी पर्सन से हो, है ना। तो अगर इस तरह के लोग आपके पास में हैं, ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो उसे कहा जाता है सोशल सपोर्ट। Now, someone who believes that he or she belongs to a social network of communication and mutual obligation experiences social support, and perceived support, that is the quality of social support, is positively related to health and well-being, whereas social network, that is the quantity of social support, is unrelated to well-being because it is very time consuming and demanding to maintain a large social network. इसका मतलब क्या होता है, जो लोग ऐसे मानते हैं ना कि उनके पास में एक सोशल नेटवर्क है कम्युनिकेशन का या म्यूचुअल ऑब्लिगेशन का, उनको ऐसा लगता है कि उनके पास में सोशल सपोर्ट है। मतलब मैं इसका एक बहुत ही सिंपल सा आपको बताती हूँ कि जिनको ऐसा लगता है कि मेरे पास में लोग हैं जो मेरी केयर करते हैं, तो वो हमेशा अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव आउटलुक रखेंगे। लेकिन जिन्हें ऐसा लगता है कि मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे साथ में कोई भी नहीं है, कोई मेरा दोस्त नहीं है, कोई मेरी मदद करने को नहीं है, कोई नहीं है जो मुझे समझता है, तो उसके लिए सोशल सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और सोशल सपोर्ट नहीं रहेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपको दुख होगा और फिर अल्टीमेटली नेगेटिव इमोशंस एंड स्ट्रेस विल कम आउट। सो जो परसीव्ड सपोर्ट होता है, यानी कि सोशल सपोर्ट की क्वालिटी जो कि हेल्थ और वेलबींग से रिलेटेड है, और एक होता है सोशल नेटवर्क जो ये बोलता है कि जो सोशल सपोर्ट है वो वेलबींग से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि सोशल सपोर्ट बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और इसके लिए आपको एक बहुत सारे लोगों से जुड़ना मिलना पड़ेगा। तो स्टडीज हैव रिवील्ड दैट वुमेन एक्सपोज्ड टू लाइफ इवेंट स्ट्रेसेस हु हैड अ क्लोज फ्रेंड वर लेस लाइकली टू बी डिप्रेस्ड एंड हैड लेसर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो स्टडीज़ ये बताती हैं कि जिन वुमेन को इवेंट स्ट्रेसेस हुए हैं लाइफ में और जिनके कोई क्लोज फ्रेंड रहे हैं जिनके साथ में वो अपनी उन चीज़ों को शेयर कर सकती हैं, वो लेस डिप्रेस्ड रही हैं और उनको लेसर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी हुए हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो वही मैंने जो आपको बताया कि अगर आपके पास में कोई है ना जिससे आप सब कुछ शेयर कर सकते हो, सो यू हैव, आपके अंदर स्ट्रेस का लेवल थोड़ा कम हो जाता है। क्योंकि बहुत बार हमारे साथ में ऐसा होता है
कि वी जस्ट डोंट हैव पीपल जो हमारे अंदर जो भी कुछ चल रहा होता है उसको सुने, उसको समझें। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि इतना कुछ चल रहा है लाइफ में तो एटलीस्ट किसी से हम बोल पाएँ, कोई हमारी प्रॉब्लम्स को समझ पाए। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं, अलग अलग इन द सेंस आज आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। लाइक मैं आप लोगों से, है ना, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सीनियर हूँ, तो मेरे लाइफ में अलग चीज़ें हैं, आपकी लाइफ में अलग चीज़ें हैं। तो सबके लिए प्रॉब्लम्स अलग अलग, लेवल वेरिएशन जो है ना प्रॉब्लम का वो अलग अलग होता है। लेकिन सबके लिए कुछ एक सोशल सपोर्ट हमको ऐसा लगता है कि होना चाहिए, राइट, जो हमारी बातों को सुन ले। सो ऐसे में डिप्रेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, स्ट्रेस का लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन जब ऐसा होता है कि आप अकेले उन चीज़ों से फाइट कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक बन जाती है। So social support can help to provide protection against stress, and people with high levels of social support from family and friends may experience less stress, and when they confront a stressful experience, and they may cope with it more successfully. So social support may be in the form of tangible support or assistance involving material aid such as money, goods, services, etc. इसका मतलब ये है कि देखो सोशल सपोर्ट एक तरह से स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करता है। तो जिन लोगों की फैमिली फ्रेंड्स हैं जो सोशल सपोर्ट की तरह उनके लिए अवेलेबल होते हैं, उन्हें कम स्ट्रेस होता है। सोशल सपोर्ट टेंजिबल सपोर्ट के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे मान लो किसी को किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, मान लो कोई पर्सन है, उसने 1 लाख रुपए का फ़ोन लिया, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ का फ़ोन लिया, अब किसी रीज़न से उसकी जॉब चली गई तो वो EMI नहीं पे कर पा रहा है। अब उसके पास में कोई एक फ्रेंड है जो उसको पैसों से हेल्प कर दे, तो कहीं ना कहीं उसका स्ट्रेस का लेवल थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। फाइन, तो टेंजिबल सपोर्ट के फॉर्म में भी सोशल सपोर्ट होता है, जैसे मनी है, गुड्स है, सर्विसेज है, एक्सेट्रा। मान लो आपके पास में बुक्स नहीं है और आप उसको खरीद भी नहीं पा रहे हो और आपके फ्रेंड ने आपकी हेल्प कर दी उस एक टाइम पर, तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा बुक को लेके। अदरवाइज यू विल बी लाइक कि मेरे पास तो बुक ही नहीं, मैं कैसे पढ़ूंगा, कैसे पढ़ूंगा, कैसे पढ़ूंगा, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड गिव्स नोट्स टू हिज और हर फ्रेंड since she was absent from school due to sickness. So family and friends also provide informational support about stressful events. सोशल सपोर्ट इन्फॉर्मेशनल सपोर्ट भी हो सकता है। जैसे आपकी कभी किसी दिन तबीयत खराब थी तो आप स्कूल नहीं गए, तो आपको टेंशन हो रही थी कि उस दिन क्लास में जो भी पढ़ाया वो मुझे कैसे मिलेगा और आप बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड थे, लेकिन आपकी किसी फ्रेंड ने आपकी हेल्प कर दी, आपको वो नोट्स प्रोवाइड कर दिए, सो यू विल बी लेस स्ट्रेस्ड। इंफॉर्मेशनल सपोर्ट ऐसे कि कोई स्टूडेंट है, उसको डिफ़िकल्टी हो रही है बोर्ड एग्जामिनेशंस में, तो उसके किसी फ्रेंड ने उसको थोड़ा मतलब क्या बोलेंगे, ईजी करने की कोशिश करी, उसको अपने एक्सपीरियंसेस बताया और उसको कहा कि देखो मेरे भी तो बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं बट मैं उतना ज़्यादा स्ट्रेस कहाँ ले रहा हूँ। इस तरीके से इंफॉर्मेशनल सपोर्ट भी करते हैं। एंड what resources and coping strategies could be used successfully, so that's it. During times of stress one may experience sadness, anxiety, loss of self esteem. तो सपोर्टिव फ्रेंड्स और फैमिली जो है वो इमोशनल सपोर्ट भी देती है। जैसे आपको स्ट्रेस हो जाता है एग्जाम टाइम में तो आपकी फैमिली थोड़ा सपोर्ट करती है कि आपसे कोई काम वगैरह नहीं करवाती, ठीक है, आपको धनिया पुदीना लेने बाहर नहीं भेजती या कोई और भी चीज़ है तो वो आपसे नहीं करवाते हैं। एंड दे जस्ट लाइक कि ठीक है अभी आप पढ़ाई कर लो, हम आपको सारी चीज़ें आपके टेबल पर ला के देंगे, लाइक पीना खाना जो भी आपको करना है, पानी पीना है, कुछ खाना खाना है, कोई भी चीज़ है हम आपको वहीं पर ला के देंगे, आप जस्ट अपनी ईजिली पढ़ाई करो। तो ऐसे में वो आपको एक तरीके से इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो सोशल सपोर्ट के अंदर ये सारे सपोर्ट सिस्टम्स आगे, और रिसर्च ये बताती है कि सोशल सपोर्ट साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन चीज़ों को कम करने में हेल्प आउट करता है। और ये एविडेंस भी है कि सोशल सपोर्ट पॉजिटिवली साइकोलॉजिकल वेलबींग से रिलेटेड है और सोशल सपोर्ट मेंटल हेल्थ को बेनिफिट करता है दोनों के ही लिए, जो सोशल सपोर्ट दे रहा है और जो सोशल सपोर्ट ले रहा है उसके लिए। फाइन, सो दैट इज अबाउट सोशल सपोर्ट। नाउ आई होप सो हमने यहाँ पर जितने भी डायमेंशंस को डिस्कस किया, लाइक वी स्टार्टेड विथ पॉजिटिविटी एंड देन वी एंडेड विथ सोशल सपोर्ट। तो एक चीज़ जो मुझे कॉमन लगी है पूरे लेक्चर में और जो मैं आपको बताऊँ वो ये है कि इफ़ यू आर पॉजिटिव इन योर लाइफ you can fight any battle or any war, right? अगर आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखते हो, आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखते हो, आप अपने आप को फिट रखने के लिए एक प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज करते हो, आपके पास में सोशल सपोर्ट है चाहे किसी भी तरह का हो, और इसी के साथ साथ में आपकी जो पर्सनालिटी है, ठीक है, जैसे हमने पर्सनालिटी के बारे में, पर्सनालिटी हार्डीनेस ट्रेड्स की हमने बात करी थी, तो वो चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस जैसी चीज़ों से फाइट कर सकते हो।
क्योंकि किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशन हमारे अंदर हमें स्ट्रेस दे सकता है, और अगर हम पॉजिटिव नहीं हैं तो उस स्ट्रेस से फाइट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और बहुत लोग स्ट्रेस में अपनी लाइफ को ही हार जाते हैं। तो जस्ट बी पॉजिटिव सो दैट यू कैन प्रमोट योर पॉजिटिव हेल्थ एंड वेल बींग। जैसे वो कौन सी मूवी है ना जिसमें वो हमेशा अनिल कपूर बोलता रहता बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। सो आपको भी बस वही चीज़ याद रखनी है दैट यू नीड टू बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। और ऐसा नहीं बोलूंगी कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव को लेके परफेक्शनिज्म बिल्कुल हो, या हर एक चीज़ में ही आप पॉजिटिव रह रहे हो। रियलिटी आपको पता होनी चाहिए, ओवर ऑप्टिमिस्टिक आपको नहीं होना है। राइट, आई होप सो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेशनल रही होंगी। हाँ, वीडियो ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि टॉपिक्स बहुत सारे थे और मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती थी, ताकि किसी तरह का स्ट्रेस अगर आज भी आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो, सो यू विल गेट काइंड ऑफ रिलैक्सेशन। राइट, सो इस तरीके से आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बस एक लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का बचा है, दैट इज रेसिलिएंट एंड हेल्थ, जो कि एक छोटे से बॉक्स में दिया है, जिसको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप तब तक चैप्टर को अच्छे से रीड करो। आपको किसी तरह का कोई भी डाउट आता है तो वो आप मुझसे पूछोगे कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा कोई भी चीज़ है जो आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो ओनली इन दी कमेंट सेक्शन। आई होप सो आपको चैप्टर्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं, वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है। इसी के साथ में आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आप अपनी अच्छे से पढ़ाई करो। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। और जाते जाते एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आप कैसे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। तो एज यू ऑल नो, डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप भी है, आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर अवेलेबल है। गूगल पर आप जैसे ही वेबसाइट दैट इज www.magnetbrains.com एंटर करते हो, आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस, सारे कोर्सेज की वीडियोस, प्लेलिस्ट सब कुछ मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के, और साथ ही साथ में एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में, तो ढूंढने में भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। सो 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं विद बेस्ट टीचर्स ओनली ऑन मैग्नेट ब्रेन्स। सो फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी इस 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से कर दो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।